चलो तो आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगे एक प्रॉब्लम मैंने बोला था सॉल्व किया आपने? कौन सा क्वेश्चन मैंने बोला था? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो उसका आंसर क्या है? किसका? हाँ, सभी बोलो जिनका जो आ गया। 49 लाख 70 अलग आया क्या? हाँ, यहाँ पे पीछे दे दो, बाकी यहाँ पे दे दो, बाकी पीछे भेज दो। ना क्वेश्चन कौन सा था? दैट क्वेश्चन नंबर वाज 4। फोर्थ क्वेश्चन नंबर। कितने लोगों ने सॉल्व किया है? बहुत कम। बाकी लोग? आपका टारगेट मई अटेम्प्ट है या नवंबर? या मई नवंबर? जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया उनका बोल रहा हूं। टारगेट ये है ना, मई में ना। जो होमवर्क नहीं करता उसको मैं क्या बोलते हैं? उसे श्राप। ठीक है, मेरी बातें सच होती है। ओके, तो आज कुछ नहीं बोल रहा हूं, बट आगे से अगर होमवर्क नहीं किया ना तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा तू पास नहीं हो पाएगा किसी भी हालत में। ठीक है, तो याद रखना होमवर्क करना है। ओके, ये होमवर्क करते हो इसका मतलब ये आप ट्राई करो, मैंने बोलने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, होमवर्क नहीं करो तो मुझे समझ में आता है कि नहीं, यू आर नॉट ट्राइंग, और आप ट्राई नहीं करो तो डेफिनेटली फेल हो जाओगे। उसके लिए मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। और अभी ऐसे आपसे मैं एक्सपेक्ट ऑब्वियसली नहीं करूंगा। आप जब पहली बार मेरे क्लास में आओगे तो ठीक है, कैजुअल अप्रोच होता है, बट अभी एक बार रिजल्ट आ गया तो टीचर ने कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आपका होमवर्क डेली बेसिस पे कंप्लीट होना चाहिए। होमवर्क दे दिया तो उसी दिन कंप्लीट होना चाहिए। जस्ट होमवर्क नहीं, आपको क्या है साथ में जो मॉड्यूल है, ओके, या अलग अलग जगह पे जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो सॉल्व करके देखने चाहिए। उसी दिन वो चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। इतना आपके साइड से ऑब्वियसली एफर्ट्स होने चाहिए, ये बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि एक बार आप ऑलरेडी वहां पे कुछ भुगत चुके हो, या मतलब क्या है कि रिजल्ट जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है फास्ट ट्रैक बैच में, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, तो उनको मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप पढ़ाई करो। आपसे मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा हूं और एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही पढ़ोगे, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो अभी जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया वो आज सॉल्व करो और बाद में डिस्कस करते हैं। क्लियर? आज से आगे ऐसा कभी भी ना हो कि आपने होमवर्क सॉल्व नहीं किया। जिन लोगों ने सॉल्व किया उनको गुड, ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू रखना। यस, ठीक है, तो जिन लोगों ने आज सॉल्व किया है वेरी गुड, ठीक है, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं। अगर जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है उनको यही बोलूंगा, सुधर जाओ। ठीक है, अभी टाइम है, अभी वक्त है, सुधर जाओ। क्लियर? यही बोल सकता हूं, उसके आगे क्या बोलूंगा। क्लियर? तो कल सॉल्व करके लाना, कल ये चीज हम डिस्कस कर लेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो चलो ध्यान दो, कंसेप्चुअल पार्ट है, अच्छे से सुनना, अच्छे से ध्यान देना, बाकी सभी ख्यालात छोड़ दो।
14 फरवरी को एग्जैक्टली 6 दिन रह चुके हैं। ऐसे कोई भी दिमाग में नहीं आना चाहिए 7 दिन, हाँ एग्जैक्टली आज से 7 दिन बाद, ठीक है 14 फरवरी है, ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। ध्यान देना है कंसेप्ट अभी हम स्टार्ट करें किसकी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो सबसे पहले अपनी अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहती है, हम अपनी अकाउंटिंग सिस्टम किस बेसिस पे चल रही है, कौन से सिस्टम पे चल रही है, डबल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, बोलो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, क्या होती है डबल एंट्री, हाँ क्या होती है, एक इफेक्ट डेबिट होना चाहिए, एक इफेक्ट क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। और बेटर एक्सप्लेनेशन, और बेटर मतलब ये भी सही है, मैं आपसे थोड़ा सा और डिटेल में और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मांगता हूं। जितने अमाउंट का डेबिट है उतने ही अमाउंट का क्रेडिट होना चाहिए। आपने क्या बोला, डेबिट है तो क्रेडिट होना चाहिए, मैंने क्या बोला, जितने अमाउंट का डेबिट है उतने ही अमाउंट का क्रेडिट होना चाहिए। ऑब्वियसली इट इज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब क्या, हम कुछ लेंगे और देंगे, ऑब्वियसली दोनों के लिए भी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। मैंने सर्विस ली और उसके बदले में पेमेंट कर दिया, क्लियर, तो मैं सर्विस की कॉस्ट कितनी लिखूंगा, मान लो 5,000 है और सामने वाला कितने मिलकर लिखेगा 5,000। तो जब वहां पे दो एस्पेक्ट है तो डेबिट एंड क्रेडिट है उसमें, बट एक बात और एक याद रखनी है, अमाउंट। जब आप डेबिट देते हो ना 5,000 का, तो क्रेडिट भी 5,000 का ही होना चाहिए, इसमें कोई डाउट है, और वही होना चाहिए। और आपकी मेनली बैलेंस शीट टैली ना होने की वजह जो है वो अमाउंट होती है। क्या आपने पॉसिबल है कि एक अकाउंट में 5,000 लिख दिया, गलती से दूसरे अकाउंट में 500 लिख दिया, बराबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 4,500 का डिफरेंस क्रिएट हो गया। वो 5,000 का जो डेबिट है वो मान लो कैश आ गई, तो कैश में 5,000 दिख रहा है, ठीक है। कैश सेल करके आ गई तो सेल जो है वो कितना दिख रहा है 500, वो सेल कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, बराबर। उससे क्या हो जाएगा कि डेबिट साइड पे कहीं ना एसेट साइड पे 5,000 दिख रहा है एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 5,000 दिख रहा है, आपका सेल कितना दिख रहा है 500। प्रॉफिट कितना इफेक्ट होगा, 4,500 से कम दिखाई देगा, वो प्रॉफिट आएगा आपके कहां पे, लायबिलिटी साइड पे, बराबर। कैपिटल में ऐड होगा, कैपिटल में कितना ऐड होगा 4,500 कम, तो ये 4,500 का इफेक्ट कैरी फॉरवर्ड होता है। मतलब आपने एंट्री करते वक्त या पोस्टिंग करते वक्त ये अगर ध्यान नहीं रखा कि डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट सेम है, ये ध्यान नहीं रखा तो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो सकता, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, मैं कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं, ध्यान देना। एक इमेजिनरी ट्रांजैक्शन ले रहा हूं, उस ट्रांजैक्शन से हमें क्या करना है, पूरा अकाउंटिंग सिस्टम समझना है और कहां पे क्या गलती हो गई तो उससे इफेक्ट क्या होता है ये समझना है। सस्पेंस अकाउंट आपको समझ में आ जाएगा, पहले बेसिक समझो, कुछ वहां पे क्या की इंट्रोडक्शन वाली बातें समझ लो। पहला 2-3 ट्रांजैक्शन ही लेंगे, हमें सिर्फ अंडरस्टैंड अभी एंट्री करना, ये तो आपको आता ही है, मुझे एंट्री करना सिखाना नहीं, मुझे आपको लूप होल्स बताने कहां पे गलती हो गई तो आगे क्या होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स started business with 10 lakh. Second, purchased इतने दो ही लेके चलते हैं, ठीक है। एंट्री करना सीखना नहीं है, क्या कहां पे फर्क पड़ गया अमाउंट में तो आगे इफेक्ट क्या होता है ये सोचना है। चलो पहले एंट्री बोलो मुझे, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस, तो कि बिजनेस में क्या आ गया कैश, पहली एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट या एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना 10 लाख, 10 लाख, कोई डाउट है। बाद में दूसरा क्या, ये पहली एंट्री आ गई, दूसरी एंट्री बोलो, बोलो मशीनरी आपने परचेस की, मशीनरी रियल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 5 लाख, 5 लाख, करेक्ट है। आप इसका अकाउंट बनाओगे, अकाउंट में छोटे से अकाउंट बना देता हूं, नन्हे मुन्ने से, कौन कौन से बनेंगे, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ओके, और मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, राइट।
ये सभी अकाउंट बनेंगे, मशीनरी अकाउंट। बोलो फटाफट, पोस्टिंग कर दो। मैंने कम ट्रांजैक्शन क्यों लिए, अगर मैं ज्यादा लेता तो वो पोस्टिंग करना, बाद में उसका ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत टाइम चला जाता। हमें उसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करना, हमें कंसेप्ट पे इमीडिएटली आ जाना है, ठीक है। तो क्या होगा, कैश के डेबिट साइड पे 2, कैपिटल कितना 10 लाख, बाद में कैपिटल के क्रेडिट साइड पे बाय कैश कितना 10 लाख, मशीनरी कितना 5 लाख, राइट। और कैश के क्रेडिट साइड पे बाय मशीनरी कितना 5 लाख। बैलेंसिंग करते हैं, कितना आ गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख बराबर 10 लाख 10 लाख। और अल्टीमेटली बैलेंस कहां पे आता है, जो साइड ज्यादा वो बैलेंस, याद है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 5 लाख। और यहां पे तो बैलेंस क्लियरली दिख रहा है, मैं डायरेक्टली जो साइड ज्यादा वहां पे डायरेक्टली ले लेता हूं, बाय कौन साइड पे आएगा बैलेंस, क्रेडिट साइड पे ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 10 लाख, ठीक है। और यहां पे आएगा डेबिट साइड ज्यादा है, तो अल्टीमेटली वो सभी डिफरेंस निकाल के टोटल लेके अल्टीमेटली कहां पे आएगा, डेबिट साइड पे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 5 लाख। आप इसका क्या करोगे, देखो आपके सामने 3 बैलेंस आ गए, 2 डेबिट बैलेंस है और 1 क्रेडिट बैलेंस है। और इसका क्या बनाओगे आप, इसका बनाओगे आप ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में आप क्या लिखोगे, क्या पहले लिखोगे कैश, कैश को कौन सा बैलेंस है, डेबिट। तो डेबिट साइड पे कितना, डेबिट कॉलम में कितना लिखोगे 5 लाख। दूसरा क्या है कैपिटल कितना 10 लाख। तीसरा क्या है मशीनरी, मशीनरी को कौन सा है डेबिट बैलेंस 5 लाख। आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, यस। और ट्रायल बैलेंस टैली हो गया 10 लाख 10 लाख। आगे ये बैलेंस शीट में लिख दोगे आप। प्रोसेस में आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं कि आप क्या क्या करते हो। आगे बैलेंस शीट में कैश एसेट साइड पे जाएगा, मशीनरी एसेट साइड पे जाएगा, और 10 लाख कैपिटल लायबिलिटी साइड पे जाएगा। आपका बैलेंस शीट टैली होगा, हाँ या ना, यस करेक्ट है, यस। आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, आपका बैलेंस शीट भी टैली होगा। अभी प्रॉब्लम कहां कहां पे आ सकता है, ये मैं आपको इस प्रोसेस में समझा सकता हूं। आपके सामने एक ट्रांजैक्शंस लिख दिए, उसके अकाउंट बना लिया, ठीक है। अभी मैं आपके सामने कुछ चेंजेस करके बता देता हूं तो आपको विजुअलाइज होगा। इस वजह से एक छोटा एग्जांपल लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल गलती क्या क्या हो सकती है, आप मुझे गलतियां बताओ, गलती क्या क्या हो सकती है। अमाउंट कुछ भी बोल दो, यहां पे कौन से अमाउंट में गलती होगी, देखो एंट्री करते वक्त गलती हो सकती है, बाद में दूसरा क्या पोस्टिंग करते वक्त, एंट्री करते वक्त गलती क्या, एंट्री नहीं की या गलत अमाउंट लिख दी एंट्री के सामने। दूसरा पोस्टिंग के सामने टाइम पे हो सकती है, क्या गलती हो सकती है पोस्टिंग के टाइम पे, बोलो क्या गलती हो सकती है, उतना तो सोच सकते हो ना गलती क्या हो सकती है। उसके लिए दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। कंसेप्ट समझने के लिए हमें दिमाग लगाना है। तो बोलो क्या, हाँ रॉन्ग साइड पे लिख दी, उस अकाउंट में रॉन्ग साइड पे, या गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, या गलत अमाउंट लिख दी, क्या क्या, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट, ये तीनों भी पॉसिबल है, क्लियर। या लिखा ही नहीं, पोस्टिंग ही नहीं की, ओमिशन, भूल गए, ये भी तो पॉसिबल है, क्लियर। बाद में आगे भी गलती हो सकती है। ट्रायल हमने क्या किया, अकाउंट बना दिया, अकाउंट की बैलेंसेस निकाले, तो उस वक्त टोटल लेते वक्त गलती होगी, या फिर बैलेंस निकालते वक्त गलती होगी, मतलब कैलकुलेशन की गलती होगी, ये भी पॉसिबल है। आगे हमने ये भी सही किया, ठीक है, आगे क्या गलती होगी, वो आइटम जो बैलेंस निकाला ना कैश का, वो हमने ट्रायल बैलेंस में फॉरवर्ड नहीं किया, वहां पे भी हम भूल गए। मैं आपको बोल रहा हूं गलती कौन कौन से स्टेज पे हो सकती है। बाद में ट्रायल बैलेंस में वो आइटम तो लिखा, बट क्या हो गया, अमाउंट गलत लिखी, या अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखनी थी, क्रेडिट कॉलम में लिख दी। मतलब समझ में आया गलती कहां से स्टार्ट हो सकती है, या कहां पे हो सकती है। पहले एंट्री के टाइम पे क्या क्या गलती हो सकती है, एंट्रीज करते वक्त अमाउंट गलत लिख दी। दूसरा क्या, एंट्री ही नहीं लिखी, ऐसी गलती होगी क्या, एंट्री करते वक्त डेबिट लिखा, कैश अकाउंट डेबिट, बट क्रेडिट ही नहीं लिखा। सोच के बताना। एंट्री करते वक्त क्या हो गया, पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैंने एंट्री करते वक्त कैश अकाउंट डेबिट लिखा, बट टू कैपिटल अकाउंट लिखा ही नहीं। बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मतलब वो जो अकाउंटेंट है उसकी बीवी एकदम मतलब वहां पे खतरनाक टाइप की है, मतलब उसे ऐसा बुलाए ना, आहो ऐकलं का, ठीक है, भाग के जाना पड़ता। मतलब वो ऐसे कैश अकाउंट डेबिट लिख ही रहा था 5 लाख या 10 लाख, और उस वहां से आवाज आ गया तो वो इमीडिएटली वो भाग के चला गया।
ठीक है, ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में आने वाली है क्या? आपको किसी ने बुला भी लिया तो आप क्या करोगे? एंट्री कंप्लीट करोगे, टू कैपिटल अकाउंट लिखोगे 10 लाख और कंप्लीट करके जाओगे। तो यहां पे इनकंप्लीट या पार्शियल ओमिशन, ओमिशन मतलब क्या? भूल जाना। तो एंट्री करते वक्त पार्शियल ओमिशन जनरली नहीं होता है, बहुत बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। वो अकाउंटेंट कितना है क्या पागल, हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐसी गलती करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में ये बहुत पॉसिबिलिटी कम है। कंप्लीटली एंट्री नहीं की, वो ट्रांजैक्शन ही स्किप हो गया, हो सकता है, यस, मतलब एंट्री करते वक्त भूल गए कंप्लीट। दूसरा क्या? गलत अमाउंट लिखी, मतलब 5 लाख लिखना था वहां पे अपने 50,000 लिख दिया, एक जीरो कम लिख दिया गलती से, ऐसी भी पॉसिबल है। बराबर, ये दो टाइप की गलतियां वहां पे हो सकती है। और एक गलती क्या हो सकती है? आपने एक अकाउंट को डेबिट करना था एंट्री करते वक्त, दूसरे अकाउंट को डेबिट कर दिया। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक्स अकाउंट को डेबिट करना था, वहां पे गलती से जल्दबाजी में वाई अकाउंट लिख दिया, ये भी पॉसिबल है। तो ये टाइप की एंट्रीज करते हो। दूसरा अकाउंट बनाते हो, फटाफट बोलो क्या हो सकता है? रॉन्ग अकाउंट में लिखा, मतलब एक्स में लिखना था, जैसे कि दो अकाउंट सिमिलर, ठीक है, दो अकाउंट सिमिलर, कौन से दो अकाउंट सिमिलर? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दास सरनेम का एक पर्सन है, ठीक है, जी दास और सी दास, ऐसे दो लोग हैं, ठीक है। तो आपने एंटर किया जी दास अकाउंट डेबिट, आपने गलती से पोस्टिंग करते हुए किस में लिख दिया? सी दास में लिख दिया, मतलब रॉन्ग अकाउंट हो गया। बाद में क्या हो गया? रॉन्ग साइड भी हो सकता है, करेक्ट अकाउंट है बट रॉन्ग साइड पे लिखा, मतलब डेबिट पे लिखना था, गलती से क्रेडिट साइड पे कर दिया। ठीक है, तीसरा क्या? अमाउंट जो लिखनी थी वो अमाउंट करेक्ट नहीं लिखी, रॉन्ग अमाउंट हो गया। चौथा क्या? टोटल, टोटल में गलती हो गई। पांचवा क्या? बैलेंसिंग में गलती हो गई। तो ये कुछ एरर्स अकाउंट के टाइम पे पॉसिबल है। बाद में वो बैलेंसेस आगे ट्रायल बैलेंस में फॉरवर्ड नहीं किए या गलत साइड पे लिख दिया, वो भी पॉसिबल है। तो ये गलतियां होती है। अभी हमें डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होता है, कौन सी गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। एरर समझ में आ गया कहां पे हो सकते हैं, कौन कौन से स्टेजेस पे। ठीक है, अब यहां पे देखो, हम गलतियां करते जाते हैं और इफेक्ट एंड में क्या होगा ये सोचते हैं, बराबर ना। अगर आपने आज गलती की, अभी आपको पता चल रहा है गलती से इफेक्ट एंड में ये होगा, तो आपके कंसेप्ट क्लियर है, बराबर ना। मैं अगर अभी बोलता हूं कि यहां पे गलती हो गई और आप बोलते हो बैलेंस शीट टैली होगा नहीं होगा या क्या फर्क पड़ेगा, तो आपके कंसेप्ट क्लियर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग कि आप मुझे बता दो कि अगर मैंने ये गलती की तो क्या होगा। तो आपको रेक्टिफिकेशन करना आसान होगा क्योंकि आपको पता है कि गलती से इफेक्ट क्या हो गया और उस इफेक्ट को हटाने के लिए क्या करना है वो भी तो समझ में आ जाएगा ना। तो चलो ओके, सबसे पहले मैं कुछ गलती कर देता हूं। मैंने ध्यान दो, मैंने कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख ये एंट्री की है ना। ओके, कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख टू कैपिटल अकाउंट है ना, उसकी जगह पे मैंने एक्स अकाउंट कर दिया। हालांकि वहां पे कैपिटल अकाउंट लिखना चाहिए या दूसरा एक्सेस लोन अकाउंट फॉर एग्जांपल। ये सही है। ओनर अगर पैसे लाता है तो हम कहां पे डालते हैं, लोन में डालते हैं कि कैपिटल में डालते हैं? कैपिटल में। मतलब उसको ये प्रिंसिपल पता नहीं, किसे? अकाउंटेंट को प्रिंसिपल पता नहीं। इस वजह से ये क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसने क्या किया, प्रिंसिपल पता नहीं, इस वजह से गलत अकाउंट में अमाउंट डाल दी। मुझे बताओ इफेक्ट क्या होगा, सोचो इफेक्ट क्या होगा। ये कैपिटल अकाउंट बनने की वजह क्या बन गया, लोन अकाउंट बन गया। इफेक्ट कहां पे गया, लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। बराबर, लोन अकाउंट को कितना बैलेंस आएगा, 10 लाख। कौन से साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड पे लिखा है तो बैलेंस क्रेडिट ही आने वाला है ना, जो साइड ज्यादा वो बैलेंस। और हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में आ जाएंगे और ट्रायल बैलेंस में क्या लिखेंगे, ये कैपिटल अकाउंट की जगह पे लोन अकाउंट लिखेंगे 10 लाख। आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा, यस। मतलब गलती हो गई फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, गलती हो गई फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। मैजिक है ये नहीं। क्या हुआ क्या जिसकी वजह से गलती होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। ओके, इन्होंने बता दिया, बहुत सारे स्टूडेंट ने बता दिया कि क्रेडिट साइड पे जानी थी अमाउंट, वो क्रेडिट साइड पे ही गई और अमाउंट भी गई बट गलत अकाउंट में गई। इस वजह से क्या हो गया, जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, तो क्रेडिट में जितना अमाउंट आना चाहिए था उतना अमाउंट आ गया। इसका मतलब पहला कंक्लूजन, अकाउंट अगर गलत हो गया तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेन खेल किसका है, मेन चीज कौन सी है, तो आपको एक चेक करना है। क्या चेक करना है,
डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल है या नहीं है, इतना आपको चेक करना है। ठीक है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल है कि नहीं है, इतना आपको चेक करना है। ठीक है, तो अब एक काम करते जाओ, उनके लिए वो जगह जो है ना साइड वाली वो रखते जाओ। ठीक है, मतलब उनके लिए वो आसान हो जाएगा कि बाजू में बैठे तो अगर निकलना हो किसी वजह से। ठीक है, हाँ, तो चल अभी तक कहां पे था मैं, कहां पे था? अकाउंट गलत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन चीज क्या सोचनी है। अभी दूसरा एग्जांपल मैं देख लेता हूं। हाँ चलो, अभी क्या हो गया, ध्यान दो कि मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। कैपिटल अकाउंट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब एंट्री करेक्ट कर दी मैंने। पोस्टिंग करते वक्त मैंने कैपिटल अकाउंट में गलती से, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते वक्त गलती से एक जीरो कम दे दिया और वहां पे एंट्री आ गई, इफेक्ट आ गया कैपिटल अकाउंट में 1 लाख का। ये जानबूझ के थोड़ी ना किया, जल्दबाजी में एक जीरो कम आ गया। और क्या होता है, इतने अभी मैं 2 ट्रांजैक्शन लेके चल रहा हूं, बिजनेस में कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, हजारों लाखों ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसमें से एक एंट्री में जीरो कम हो गया है, ये पता नहीं चलता है। अभी होगा क्या इससे होगा क्या, ध्यान देना, इससे होगा क्या। चलो इससे क्या होगा बताओ मुझे। पहला, हाँ, कैश अकाउंट में मैंने डेबिट किया 10 लाख, एंट्री करते वक्त मैंने दोनों को डेबिट और क्रेडिट कर दे दिया, कैश को डेबिट 10 लाख, कैपिटल को क्रेडिट 10 लाख। परफेक्ट, क्लियर। उसके बाद में पोस्टिंग करते वक्त कैश में मैंने डेबिट किया 10 लाख पोस्टिंग करते वक्त, लेकिन कैपिटल अकाउंट में मैंने क्रेडिट किया 1 लाख। अभी आगे क्या होगा इतना सोचो, आगे क्या होगा इतना सोचो, क्या होगा। कैश का कितना आएगा, कैश का तो 5 लाख जितना है वो तो कांस्टेंट है मशीनरी का ये करने के बाद में। कैपिटल कितना आ गया 1 लाख, मशीनरी कितनी आ गई, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अभी आप देखो होगा क्या, एंड में बैलेंस से जो है वो क्या हो जाएंगे, भाई कैश का डेबिट साइड का कितना 10 लाख टोटल आ गया। भाई कैश उसमें से 5 लाख की मशीनरी परचेस की तो कैश कितना बचा 5 लाख और मशीनरी कितनी बची 5 लाख। लेकिन कैपिटल में गलती से हमने कितना लिखा था 10 लाख की जगह पे 1 लाख, तो कितना वहां पे टोटल आ गई 1 लाख। डिफरेंस कितना है 9 लाख। डिफरेंस कितना है 9 लाख। मतलब लास्ट जो गलती मैंने बताई थी उसमें मैंने क्या बताया था, अकाउंट गलत हो गया, अमाउंट करेक्ट थी, वहां पे अमाउंट करेक्ट थी, अकाउंट गलत हो गया तो भी डेबिट और क्रेडिट मैच हो गया। लेकिन यहां पे मेन प्रॉब्लम क्या हो गया, डेबिट साइड पे आपने एक एंट्री में डेबिट देते वक्त 10 लाख दे दिया और उसकी पोस्टिंग क्रेडिट पे करते वक्त 1 लाख दे दिया, तो वहीं पे ही आपका डेबिट कितना ज्यादा हो गया 9 लाख, और वहां पे आपका डेबिट 9 लाख ज्यादा हो गया। तो ट्रायल बैलेंस में आपका डेबिट क्या है, क्या है, ज्यादा ही कम है, ज्यादा ही है, राइट। वहां पे आपका डेबिट ज्यादा ही है। क्या मेरा थोड़ा सा हिल गया, हाँ ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, डेबिट का जो है वो डेबिट का क्या हो गया 10 लाख कैश में हमने लिख दिया, उस वक्त 1 लाख कैपिटल में लिखा गलती से, तो वहीं पे कितना डिफरेंस क्रिएट हो गया, डेबिट 9 लाख से ज्यादा हो गया। आपका ट्रायल बैलेंस भी क्या दिखाया है, डेबिट 9 लाख से ज्यादा है। तो कहना यहां पे ये है कि जब गलती करते हो ना तो ही आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि आगे जाके क्या होने वाला है। गलती मैंने क्या की थी, कैश में लिखते वक्त, कैश अकाउंट में लिखते वक्त 10 लाख लिखा, कैपिटल में लिखते वक्त 1 लाख लिखा, वहीं पे ही क्या हो गया, डेबिट एक्सीड हो गया 9 लाख से, और ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस में भी वही दिख रहा है, डेबिट एक्सीड्स बाय 9 लाख। समझ आ गया। तो आपको इस एग्जांपल से याद क्या रखना है, अल्टीमेटली हर एक केस में हम ऐसा चेक नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको कुछ रूल बताने से पहले बैकग्राउंड बता देता हूं। आपने बीआरएस में भी देखा कि मैंने रूल बताने से पहले बैकग्राउंड क्लियर किया कि डेबिट यहां पे हो कैश बुक में तो पासबुक में क्रेडिट होता है, तभी जाके आपको वो रूल समझ में आ गया कि नहीं, अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस है तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होगा और वो बैलेंस होगा। अगर मैंने डायरेक्टली बता दिया होता तो आप उसे रट्टा मार के याद कर लेते, रोज समझता नहीं समझता वो पता नहीं। अभी मुझे आपको एक रूल समझाना है। रूल क्या समझाना है, आपका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हर एंट्री में सेम है,
भले वो गलत है, मतलब कैसे गलत है, मतलब 50 लाख लिखना था, मैंने डेबिट 5 लाख लिखा, क्रेडिट 5 लाख लिखा, मतलब डेबिट और क्रेडिट क्या है, सेम है। जब तक आपका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट सेम रहेगा, आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा, बाद में कोई भी गलती हो, ठीक है। जब तक सूरज चांद रहेगा उस तरह से, जब तक डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सेम रहेगा, तब तक ट्रायल बैलेंस टैली होता रहेगा। बाकी आप कुछ भी गलतियां कर दो, कुछ भी मतलब क्या, अभी अमाउंट को छोड़ के गलतियां क्या क्या हो सकती है, मतलब जहां पे डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सेम है उसे छोड़ के बाकी गलती क्या हो सकती है, गलत अमाउंट एक साइड पे, बराबर, गलत अमाउंट एक साइड पे, तो इससे टैली नहीं हो सकता एक साइड पे, क्यों, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होगा। और क्या गलत नहीं, अकाउंट हेड से तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब अकाउंट हेड मैंने क्या किया कि मान लो जी दास को डेबिट करना था, उसकी जगह पे सी दास को डेबिट कर दिया, अल्टीमेटली क्या हो गया, डेबिट तो 10 लाख का ही हो गया ना कहीं पे। मेरा फोकस किस पे, अमाउंट, और दोनों अमाउंट सेम है, टैली होने वाला है। भले वो गलत अकाउंट में जाए, फिर भी टैली होने वाला, ठीक है। बाद में और कौन सा एग्जांपल बता सकते हो, हां अगला, रॉन्ग साइड से क्या होगा, सोचो, जो डेबिट में लिखना था वो क्रेडिट में चला गया, बट क्रेडिट का डेबिट में नहीं आया। जो क्रेडिट में 10 लाख लिखना था, ठीक है, मतलब जो डेबिट में 10 लाख लिखना था वो क्रेडिट पे चला गया, लेकिन क्रेडिट में जो लिखना था वो क्रेडिट में ही रह गया, मतलब हमारे साइड से एक ही गलती हो गई, क्या, कैश के डेबिट में लिखना था, गलती से क्रेडिट में लिख दिया, और कैपिटल के भी क्रेडिट में लिखा है, क्या हुआ, 10 लाख दोनों कहां पे गए, क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट अमाउंट कितनी हो गई, 20 लाख, डेबिट कम, मतलब जीरो, कितने का डिफरेंस क्रिएट हो गया, 20 लाख। तो आपका ट्रायल बैलेंस भी यही दिखाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस क्या दिखाएगा, क्रेडिट साइड 20 लाख से ज्यादा है और डेबिट 20 से कम है। मतलब अभी एंट्री करते वक्त जो गलती करते वो समझ लो ऑटोमेटिकली आपको ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट क्या आ जाए वो समझ में आ जाएगा। मतलब जब भी मैं कहता हूं कि गलती चेक कर लो, ठीक है, गलती से हुआ क्या, आप एंट्री सोचो और एंट्री में ये सोचना कि डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट में कितना फर्क पड़ रहा है, और वही आपका ट्रायल बैलेंस एंड में डिफरेंस दिखाएगा। ऐसे आपने 3-4 गलतियां की हो तो 3-4 गलती का मिलकर इफेक्ट दिखाएगा इनमें, ठीक है। तो रूल ये बनता है कि जब तक डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सेम है तब तक आपका ट्रायल बैलेंस टैली होने ही वाला है, इवन देयर इज एरर, इवन देयर इज मिस्टेक, एंड इफ डेबिट अमाउंट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होने वाला, एग्जैक्टली उतने से डिफरेंस दिखाई देगा जितना आपने डिफरेंस एंट्री या पोस्टिंग करते वक्त किया। क्लियर, ये आपका बेस बनेगा, पूरे चैप्टर के लिए बेस बनेगा, ये जो मैं रूल बोल रहा हूं आपके पूरे चैप्टर के लिए बेस बनेगा। जैसा बीआरएस के लिए भी हमने बेस बनाया था कि कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है तो क्रेडिट साइड क्या, या डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ये हमने देखा था, तो बेस बनाया था। ये जो मैं रूल बोल रहा हूं ये आपके लिए बेस बनने वाला है। क्या रूल, इफ डेबिट अमाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा इवन दो देयर इज मिस्टेक, बट इफ डेबिट अमाउंट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट देन ट्रायल बैलेंस वोंट टैली नहीं होगा। अभी अगला क्वेश्चन आता है, सर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो, ये आगे का पता है आपको, क्या नहीं हुआ तो क्या, अभी पहला ऑप्शन क्या है, चेक कर लो कहां पे गलती हो गई, बट अभी तो मैं चेक करके निकाल सकता हूं, 2 ही ट्रांजैक्शन मेरे सामने है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस का आप देखते हो तो हजारों लाखों ट्रांजैक्शन है, उसमें से एक ट्रांजैक्शन की एंट्री और पोस्टिंग चेक करोगे, बाद में हर अकाउंट की टोटल चेक करोगे, कितना टाइम लगेगा। कभी कभी तो ऐसा होगा कि मिलेगी नहीं, मिस्टेक मिल ही नहीं रही, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस केस में वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में वो गलती बहुत सी बार ढूंढ नहीं पाते या बहुत टाइम लगता है, और तब तक हम बैलेंस शीट बनाना रोक नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, इनकम टैक्स अथॉरिटी उनकी तरफ से रहेगा कि आप टैक्सेस पे कर दो। बाद में अगर आपकी कंपनी हो तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आपके फाइनल अकाउंट्स भेजने पड़ते हैं, ये पर्टिकुलर टाइम में होना चाहिए, तो आप रुक नहीं सकते, तो बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के बाद में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव कर लेंगे, बाद में शेयर होल्डर्स अप्रूव कर लेंगे, बाद में वो अथॉरिटी के पास चले जाएंगे। आया समझ में, तो आप रोक नहीं सकते बैलेंस शीट बनाना। अगर ऐसा सिचुएशन है और आपको इमीडिएटली बैलेंस शीट बनाना है तो आप क्या ऑप्शन फॉलो करते हो, सस्पेंस अकाउंट। क्लियर, वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आप सस्पेंस अकाउंट में लिख सकते हो।
अभी ऑब्वियसली टैली करने के लिए डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में लिखना है, तो कौन से साइड पे आएगा? जो साइड मतलब जो साइड कम उस साइड पे आएगा, या जो साइड ज्यादा है उस साइड पे सस्पेंस अकाउंट आएगा। देखो जो साइड है ज्यादा वहां पे सस्पेंस लिखा तो और बढ़ जाएगा ना, कुछ अमाउंट लिखा दो। तो मुझे अगर दोनों अमाउंट को मैच करना हो तो जो साइड कम है वो डिफरेंस, जो साइड कम है वहां पे सस्पेंस अकाउंट में लिख दो। जहां पे कम रहेगा वहां पे सस्पेंस अकाउंट में हमें डिफरेंस ट्रांसफर करना है। ठीक है, समझ में आ गया? सस्पेंस अकाउंट क्या बोलता है? जिते कमी तिता हमी। ठीक है, याद रखना सस्पेंस अकाउंट क्या बोलता है? जिते कमी तिते हमी। मतलब हिंदी में अगर बोला जाए जहां पे कम है वहां हम है, ये कौन बोलेगा? सस्पेंस अकाउंट। याद रखना ये सिंपल रूल है। देखो ये आप बेस जो समझ रहे हो ना, आपको एंट्री करते हो रेक्टिफिकेशन करते हो बहुत आसान लगेगा। क्लियर? अभी यहां पे क्या है कि मैं आपका बेस अगर क्लियर कर दूं तो एंट्री करते वक्त देखो, अभी आपको मैं बता देता हूं एक गलती क्या हो गई, ध्यान दो। सैलरी पेड टू वर्कर, सैलरी पेड टू स्टाफ, मान लो यहां पे क्या हो गया? सैलरी पेड टू स्टाफ रुपीज 10 लाख, सैलरी पेड टू स्टाफ रुपीज 10 लाख is credited to cash account, is only credited to cash account। एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट 10 लाख टू कैश अकाउंट 10 लाख और टू बैंक अकाउंट 10 लाख। सिर्फ वो कैश या बैंक को क्रेडिट हो गया। इसका मतलब हुआ क्या? अभी आपका इमेजिनेशन स्टार्ट होना चाहिए। क्या हो गया? क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग आ गई 10 लाख की, डेबिट साइड पे नहीं आई, तो कौन सी साइड ज्यादा होगी यहां पे? क्रेडिट साइड। ऑटोमेटिकली आपका ट्रायल बैलेंस जो है ना वो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा दिखाएगा। कितने से? 10 लाख से, और डेबिट बैलेंस कम दिखाएगा। अगर ये पता नहीं चला किस वजह से गलती आ गई तो हम वो 10 लाख कहां पे दिखाएंगे? सस्पेंस। तो सस्पेंस को कौन सा बैलेंस आएगा सोच के बताना। डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा? डेबिट आएगा। मैंने क्या बोला था? जहां कम वहां हम। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट कम कौन सी साइड है? डेबिट ना, तो हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। तब तक के लिए आपका 10 लाख टैली हो गया। बट गलती तो है, उसे करेक्शन तो करना है। आपको बाद में गलती पता चल गई कि 10 लाख जो है वो 10 लाख कहां पे जानी चाहिए थे? सैलरी में, और गए कहां पे? सस्पेंस में। क्यों? क्योंकि उस वक्त ऑप्शन नहीं था, इस वजह से सस्पेंस में लिख दिया। तो अभी करेक्शन बोलो। सिंपल करेक्शन का लॉजिक सिंपल है, जो आपने नहीं दिया इफेक्ट उसे दे दो, और जो गलत दिया उसे रिवर्स कर दो। भाई उसके आगे का अगर इफेक्ट नहीं दिया तो दे दो, अगर गलती से दे दिया तो रिवर्स कर दो। ठीक है, मतलब आपने किसी इफेक्ट नहीं दिया सैलरी को दे देंगे, और किसको गलत इफेक्ट गया? सस्पेंस को। क्या गया? डेबिट। तो उसका रिवर्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्रेडिट। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में फिर से बता देता हूं, आपके सैलरी को डेबिट नहीं मिला, भाई आपकी क्रेडिट साइड उस वक्त बढ़ गई। क्रेडिट साइड बढ़ गई तो ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा। उस वक्त सस्पेंस अकाउंट में क्या हो गया होगा? डेबिट। डिफरेंस जो है वो डेबिट गया होगा। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट मिला लेकिन सैलरी को डेबिट नहीं मिला। तो हमने क्या किया? सैलरी को डेबिट दे दिया और सस्पेंस को क्रेडिट दे दिया। क्यों? क्योंकि जिसको इफेक्ट नहीं दिया दे दो, और जिसका इफेक्ट गलत है वो रिवर्स कर दो। रेक्टिफिकेशन का सिंपल रूल है। मतलब 11th में जब आप पढ़ते थे, मैक्सिमम केस में स्टूडेंट्स को यह पता नहीं होता कि सस्पेंस आता कब है, एग्जैक्टली कब आता है। मैं आपको क्या क्लियर करना चाहता हूं कि जब अमाउंट में डिफरेंस आया तो ही सस्पेंस आएगा। हर एंट्री में आपको सोचनी है कि अमाउंट डेबिट की, हर एंट्री या पोस्टिंग में अमाउंट डेबिट की और क्रेडिट की सेम है या नहीं है। अगर है सेम तो इसका इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट में कुछ नहीं गया। क्यों? क्योंकि भले मतलब मान लो 50 लाख लिखना था, मैंने 5 लाख लिख दिया, लेकिन दोनों साइड पे लिख दिया। क्या हो गया? डेबिट साइड पे भी 5 लाख आ गया, क्रेडिट साइड पे भी 5 लाख। कोई साइड ज्यादा है कम है? नहीं है। आपका ट्रायल बैलेंस भी क्या हो जाएगा? भले कम अमाउंट दिखाएगा बट दोनों साइड की सेम दिखाएगा। भाई सस्पेंस अकाउंट आएगा? हाँ है ना? नहीं आएगा। दोनों साइड सेम है ना, डिफरेंस ही नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट आएगी नहीं। और सस्पेंस अकाउंट नहीं आया तो करेक्शन करते वक्त सस्पेंस अकाउंट को इन्वॉल्व करना है क्या? नहीं करना। मतलब कुछ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट आता है और कुछ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट नहीं आता है। ऐसी कौन सी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है जिसमें सस्पेंस अकाउंट आता है? जहां पे डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सेम नहीं थी, और जहां पे डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सेम थी गलती के बावजूद, अकाउंट में गलती थी, ठीक है, या दोनों साइड पे गलत अमाउंट लिख दी बट सेम है,
तो ऐसी केस में आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा, सस्पेंस आएगा ही नहीं, सस्पेंस में इफेक्ट ही नहीं गया, तो रेक्टिफिकेशन टाइम पे सस्पेंस यूज नहीं होगा। ठीक है, फिर सर रूल इफ डेबिट अमाउंट इज इक्वल टू, बोलो, इफ डेबिट अमाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट, आवाज आना चाहिए, इफ डेबिट अमाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट देन योर ट्रायल बैलेंस विल टैली, नो इफेक्ट ऑन सस्पेंस। तो रेक्टिफिकेशन टाइम पे सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करना, करेक्शन करेंगे लेकिन यूज नहीं करेंगे। मैं इसका एग्जांपल भी बता रहा हूं। ठीक है, सी दास से पैसे मिल गए 5 लाख, सी दास से पैसे मिल गए 5 लाख रुपए मिल गए, बट दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू जी दास। एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू सी दास। अमाउंट में गलती नहीं है, ये जो भी है 10 लाख बोला ना मैंने अभी, कितना बोला? 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख दोनों साइड पे लगी, अमाउंट में गलती नहीं। हमने एंट्री क्या किया एक्चुअली? कैश अकाउंट डेबिट टू सी, पहले जी से मिले थे ना, सी को गलती से लिख दिया सी दास। हुआ क्या? डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सेम है, और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सेम है तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा। सस्पेंस में कोई इफेक्ट है ही नहीं, तो रेक्टिफिकेशन का सस्पेंस नहीं आएगा। तो सिंपल, जिसको इफेक्ट दिया है गलत रिवर्स कर दो, और जिसको इफेक्ट नहीं दिया उसे दे दो। किसको इफेक्ट नहीं दिया हमने? जी दास को। क्या देना चाहिए था? क्रेडिट। नहीं दिया, दे दो। सिंपल बात है ना। करेक्शन मतलब क्या? आप एक गुड्स इसको देने थे, इनको दे दिए, तो मैं क्या करूंगा? इनसे ले लूंगा, आपको दे दूंगा, बराबर? मतलब इनसे छीन लूंगा, आपको दे दूंगा, तो यही रेक्टिफाई कर लूंगा ना मैं। ठीक है, तो जिसको नहीं मिला उसे दे देंगे। किसको नहीं मिला? जी दास को क्रेडिट नहीं मिला, दे देंगे। और किसको गलत मिला? सी दास को क्रेडिट मिला, क्या कहेंगे? उसे डेबिट दे देंगे। इसमें सस्पेंस अकाउंट आया? नहीं आया। सस्पेंस अकाउंट तभी आता है जब अमाउंट डेबिट और क्रेडिट की सेम ना हो। अमाउंट अगर डेबिट और क्रेडिट की सेम है तो कोई भी गलती होने दो, बट अमाउंट सेम है, सस्पेंस अकाउंट कहीं पे भी नहीं आता है, कनेक्शन ही नहीं उसका कुछ। इस वजह से मैंने बोला सस्पेंस अकाउंट क्या बोलता है? जहां कम वहां हम। क्लियर? अगर कुछ डिफरेंस आ गया और कम है कोई साइड तो सस्पेंस अकाउंट आएगा। याद रहेगा? क्लियर? तो इस वजह से रूल क्या बनता है? रूल क्या बनता है? इफ, ये रूल आपके पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ड है। क्लियर? ठीक है, अगर 1 डेबिट अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट? क्रेडिट अमाउंट, तो क्या होगा? विल टैली और विल एग्री, कुछ भी लिखो। नो इफेक्ट, अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो नो इफेक्ट किसके ऊपर? सस्पेंस अकाउंट। देयरफॉर नो यूज ऑफ no use of suspense account in rectification entry. क्लियर? और दूसरा रूल, बोलो दूसरा रूल क्या है? is not equal to ट्रायल बैलेंस क्या होगा?
और डिफरेंस ऑफ क्या, लोअर साइड, डिफरेंस ऑफ लोअर साइड विल गो टू सस्पेंस अकाउंट। देयरफॉर इससे क्या होगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री, यूज सस्पेंस अकाउंट इन रेक्टिफिकेशन एंट्री, क्योंकि उसमें भी गलती, उसमें आ गया ना तो भी गलती हो गया। यूज सस्पेंस अकाउंट इन रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये क्या करना है हमें, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करनी है। उसमें क्वेश्चन नहीं आता है जब कब सस्पेंस अकाउंट आना चाहिए और कब नहीं आना चाहिए, तो आपको पहले से ही पता चलेगा, आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के ही पता चलेगा, वो गलतियां देंगे ना। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, मैक्सिमम कंफ्यूजन किस बात से होता है, ठीक है, एक रूल याद रखना, जब तक उन्होंने गलती नहीं बताई तब तक कोई गलती नहीं है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने बता दिया कि जी दास को डेबिट देना था, ठीक है, तो उसकी जगह पे जी दास को क्रेडिट दे दिया, इतना उन्होंने बता दिया। मतलब गलती किसमें है, डेबिट लिखना था क्रेडिट साइड पे चला गया। तो स्टूडेंट इसके आगे का इमेजिन कर लेते हैं, क्या अगर ये डेबिट का क्रेडिट पे चला गया, मतलब क्रेडिट का भी डेबिट पे आ गया होगा, मतलब वहां पे जगह ही नहीं मिली। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे बैठने वाले स्टूडेंट्स यहां पे आ गए, तो यहां पे बैठने वाले स्टूडेंट्स यहां पे बैठने पड़ेंगे। ये सिंपल लॉजिक है सर, ठीक है। इस वजह से वो डेबिट का जो आइटम है वो आपने क्रेडिट पे लिख दिया, तो क्रेडिट वाले को जगह नहीं मिली, इस वजह से डेबिट पे आके बैठ गए। ये सही है? नहीं, ठीक है। जितनी गलती बोली उतनी गलती है। प्रॉब्लम में क्या बोला, डेबिट देना था जी दास को बट उसे क्रेडिट दे दिया। उन्होंने कुछ कैश का बोला है क्या? नहीं, मतलब कैश सही है, वो क्रेडिट साइड पे चाहिए थी तो क्रेडिट साइड पे है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ये डाउट लेके आते हैं मेरे पास, इस वजह से बोल रहा हूं। अगर आपने इतना समझ लिया ना तो आपको डाउट ही क्रिएट नहीं होगा ना, कि अगर प्रॉब्लम गलती नहीं बोल रहे हैं तो हम क्यों मान ले। बाय बाय। और प्रॉब्लम सिर्फ इतना बोल रहा है कि कैश अकाउंट में 5000 डेबिट करना था, उसकी जगह पे 500 किया, तो हमें यह सोचने की जरूरत है क्या कि दूसरा जो अकाउंट है उसमें 5000 लिखा कि 500 लिखा, क्या सोचेंगे? दूसरा जो अकाउंट है, दूसरा कैश में 5000 लिखना था, 500 लिखा, तो दूसरा अकाउंट उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम क्या मानेंगे? उसमें पूरा लिखा है, पूरा मतलब कितना करेक्ट लिखा है, कितना 5000। मतलब अगर आपको गलती बोली नहीं गई है तो मत बनाओ, ठीक है। ऐसे टैलेंट, ऐसा टैलेंट नहीं दिखाना है, ओके। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हो जाता है कि नहीं बोला नहीं फिर भी हम गलती बना देते हैं, ओके। और यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। मतलब मैक्सिमम टाइम मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास जो क्वेरीज आती है स्टूडेंट की, वो क्वेरीज ऐसी होती है, मतलब इसका कोई बेस ही नहीं होता। समझ आ गया? बेस नहीं होता मतलब क्या, उन्होंने अननेसेसरीली वो प्रॉब्लम क्रिएट किया। और वो नॉर्मल वर्डिंग पे जाते तो कंफ्यूजन नहीं था, उनको पता था कि इतना अगर हो तो ये करना चाहिए, और उन्होंने क्या सोचा कि सर अगर ये डेबिट का क्रेडिट में गया तो क्रेडिट का किधर गया। समझ में आ गया? ओके। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब वहां पे एक रूम है जिसमें 2 ही लोग रह सकते हैं या एक ही रह सकता है, एक चला गया तो दूसरे को निकलना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है। बहुत जगह है, दोनों मिलकर खेलेंगे, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी जाके वहां पे बैठ गया, वो भी है, ठीक है, उनका चल रहा है अच्छा खासा, क्यों निकाल रहे हो दूसरों के बाहर, ठीक है। हम सिंगल है तो उनका भी वहां पे देखा नहीं जाता, ऐसा कुछ है क्या? जाने दो, उन दोनों का चल रहा है, चलने दो ना। समझ में आया? ठीक है। तो बिल्कुल भी कहना एक है कि इससे आपके मान लो जो भी आपके डाउट्स आते हैं ना, मान लो कि आपके डाउट्स आ गए 10, उसमें से 8 to 9 डाउट्स आपके इस वजह से बच सकते हैं अगर आपने सेंटेंस जैसा दिया है वैसे पढ़ लिया तो, और बाकी आगे का दिमाग नहीं लगाया तो। आगे का मतलब क्या, ये डेबिट पे गया तो डेबिट वाला मतलब क्रेडिट वाला कहां पे गया, या ये डेबिट पे गया तो डेबिट साइड पे जो आइटम होना चाहिए तो वो कहां पे गया। याद रहेगा? इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करना, क्योंकि आपको भी परेशानी होगी उससे और मुझे भी होगी, क्योंकि आपको परेशानी, आप अननेसेसरी सोचते होगे, बाद में आप किसके पास आओगे? मेरे पास, और मुझे फिर से वही पॉइंट समझाना पड़ेगा, अरे तू ऐसा क्यों सोचता है। अब बताने के बाद भी वही गलती की तो और परेशान, मतलब टीचर को ऐसा लगता है फिर क्लास में क्या कर रहा था, मतलब, ठीक है। तो ध्यान देना उतना कि जितना बताए उतना ही स्ट्रिक्टली फॉलो। रीड द सेंटेंस, रीड द एरर प्रॉपरली, उसके आगे जो बताया हम सोचेंगे किस बारे में, अभी इसके इफेक्ट के बारे में सोचेंगे,
हम ये नहीं सोचेंगे कि इसमें गलती हो गई तो दूसरे में क्या गलती हो गई, ऐसा नहीं सोचना, जितनी बताई उतनी गलती है। क्लियर? यहां पे लिख देना डिफरेंस ऑफ लोअर साइड जो लिखा है, जहां कम वहां हम भागे ना। कौन बोल रहा है ऐसा? सस्पेंस अकाउंट, जिते कमी तिते हमी। ये दो रूल्स याद रहेंगे। ओके, और एक लगता है तो लिख देना वहां पे, ठीक है। इफ question is silent about effect on other account, question is silent about effect on another account, or correctness of amount, or correctness of amount, or correctness of side, correctness of side, then क्या क्या सोचोगे? assume that it is correct, कुछ बोला नहीं मतलब करेक्ट है। मतलब सिंपल बात है, वो क्या बोल रहे हैं कि एरर रेक्टिफाई करो, तो एरर कौन सी है वो कौन बताएगा? वही बताएंगे ना। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो एरर बताई तो रेक्टिफाई कर लेंगे ना, उन्होंने बताई नहीं एरर, तो हम रेक्टिफाई किस बात पे बात के लिए करेंगे? तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना, क्योंकि इससे बहुत सारे डाउट्स मेरे सामने आते हैं और मैं जो तरीका बोल रहा हूं उसी तरह से सॉल्व करना, तो कंफ्यूजन कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती देख ली कि इमीडिएटली वहां पे सस्पेंस अकाउंट में क्या इफेक्ट आ गया सोचते, ऐसा नहीं सोचा जाता है। मैंने क्या बोला, गलती हो गई तो मैं पहले क्या सोचूंगा, गलती की वजह से डेबिट और क्रेडिट में कितना डिफरेंस आया, तो डिफरेंस कौन सी साइड पे आया ये इमीडिएटली याद आता है। हम ट्राई करेंगे डिफरेंस कौन सी साइड पे आ गया, कौन सी साइड कम है, तो वो सस्पेंस अकाउंट को इफेक्ट गया होगा। और अभी सस्पेंस अकाउंट को अगर डेबिट गया होगा तो बाद में रेक्टिफिकेशन कर दो, क्रेडिट कर दो। कभी भी सस्पेंस अकाउंट पहले सोचा नहीं जा सकता जब तक आप गलती की वजह से डिफरेंस नहीं निकालते। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हम मान के चलते हैं, हाँ, सैलरी पेड ₹50,000 credited to salary account, credited to salary account, डन। ये आपके सामने गलती बता दी, जितना बोला है उतनी गलती है। क्लियर? क्या बोला है, सैलरी पेड 50,000 इज क्रेडिटेड टू सैलरी अकाउंट। यहां पे किस चीज के बारे में उन्होंने बोला नहीं है, कैश के बारे में। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, उन्हें कैश का कुछ भी नहीं बोला। मतलब गलती किसमें, सिर्फ सैलरी में। मतलब सैलरी को क्या मिलना चाहिए, डेबिट। मैं आपको करेक्ट एंट्री लिख के दिखाता हूं, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 50। अमाउंट में गलती बताई है नहीं, मतलब वो करेक्ट है। जो गलती नहीं बताई वो करेक्ट है। क्लियर? आगे आपने क्या किया, सैलरी को क्रेडिट कर दिया, मतलब सैलरी को डेबिट। ये करेक्ट एंट्री आनी चाहिए थी। ये बाद में आपको आदत पड़ेगी सोचना, लिखने की जरूरत नहीं। अभी मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन लिख के कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने इनकरेक्ट क्या किया, सैलरी को क्रेडिट दिया तो कैश को, कौन था वो, बताओ मुझे। है हाँ, ठीक है। तो फिर से वो गलती की तो फेंक के मारूंगा कुछ, तो मेरे हाथ में जो आया वो, ठीक है। तो वही मैं चीज बोल रहा हूं कि नहीं बताया तो गलती नहीं है। डोंट वरी, मैं सच में फेंक के नहीं मारता, नहीं तो आगे बोलना बंद कर दोगे, ठीक है। बट ऐसा फीलिंग आती है, अभी तो बोला ना मैंने, क्यों गलती करते हो ऐसा, ठीक है। बट मैं उतना पेशेंस है मेरे पास, ठीक है, टेंशन मत लेना। ओके, तो टू कैश, कैश का कुछ भी नहीं बोला, मतलब कैश तो क्रेडिट साइड पे आएगा, कितना 50,000 टू
सैलरी को भी क्रेडिट किया। अभी आप देखो आपके सामने, नाउ द पिक्चर इज क्लियर। क्रेडिट देखो, ये एक्चुअल क्या, इनकरेक्ट है बट ये एक्चुअल है ना, दिस इज एक्चुअल कि ये किया आपने क्या किया, दोनों भी क्रेडिट किया। डेबिट साइड पे क्या लिखा, कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी आप बताओ, अगर आपकी क्रेडिट साइड 1 लाख हो गई, क्रेडिट साइड 1 लाख हो गई, करेक्ट है, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं, तो आपका ट्रायल बैलेंस क्या दिखाएगा, डेबिट साइड 1 लाख से कम दिखाएगा। और जहां पे कमी, ओके, जहां कम वहां सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, और वो इफेक्ट जो है वो सस्पेंस अकाउंट में चला जाता है। मतलब मैंने जब एंट्री सोची थी तब मैंने सस्पेंस अकाउंट कहां पे जाएगा ये सोचा था नहीं, पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि गलती की वजह से कौन सी साइड कितनी हो गई, और बाद में जहां पे फर्क है ना वहां पे सस्पेंस अकाउंट है। तो एंड में क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ऑटोमेटिकली ये 1 लाख चला गया, 1 लाख। समझ में आ गया, क्लियर। अभी करेक्शन करना है, तो सस्पेंस अकाउंट को करेक्ट करना है क्या, यस, जहां पे गलती से गया उसे रिवर्स कर दो। सस्पेंस को गलत डेबिट मिला, गलती से मिला, उसे क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस को क्रेडिट। और कैश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने दो, उसमें कोई मतलब वहां पे उसे टच नहीं करना, क्या नहीं करना, टच, क्या नहीं करोगे, टच नहीं करना बिल्कुल भी, याद रहेगा। ओके, जो करेक्ट है उसको टच नहीं करेंगे। आगे सैलरी टच करना है, हाँ ठीक है, यहां पे चल जाएगा, ठीक है, लाजम को हाँ करूँ टाक, ठीक है। तो यहां पे देखो सैलरी अकाउंट को क्रेडिट, देखो रॉन्ग साइड गया ना, मैंने आपको कल बोला था रॉन्ग साइड पे जाता है तो डबल इफेक्ट से रिवर्स करना पड़ता है, बराबर। तो सैलरी रॉन्ग साइड पे चला गया ना, एक तो रॉन्ग साइड पे, इस वजह से उसका इफेक्ट कैंसिल करना पड़ेगा, और प्लस करेक्ट साइड में भी लिखना पड़ेगा, इस वजह से उसे डेबिट पे 2 अमाउंट से, डबल अमाउंट से लिखना पड़ेगा, क्लियर। तो एंट्री क्या हो गई, करेक्ट एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख टू सस्पेंस अकाउंट 1 लाख, क्लियर, टू सस्पेंस अकाउंट 1 लाख। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टूडेंट्स मुझे बाद में आते हैं कि सर ये सस्पेंस अकाउंट आया कब, एक्चुअली ये कब आया, एंड में, करेक्ट है ना। मैंने पहले लिखा ही नहीं था सस्पेंस, मैंने जब लिखा कि उन्होंने जो बोला, उन्होंने बोला सैलरी क्रेडिट साइड पे गई तो लिख दिया, बाद में कैश का कुछ बोला नहीं था, मतलब कैश भी क्रेडिट साइड पे, तो उसके बाद में मुझे पता चला कि अल्टीमेट इफेक्ट क्या हो गया, डेबिट साइड 1 लाख से कम है, तो मैंने बोला कि यहां पे सस्पेंस आ गया। सो इट इज एंडिंग। आप अगर पहले से ही सस्पेंस अकाउंट पे इफेक्ट सोच के चल रहे हो ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सस्पेंस अकाउंट को इफेक्ट दिया नहीं जाता है, सस्पेंस अकाउंट में गलती से इफेक्ट आ जाता है, इस वजह से वो एंडिंग में ही पता चलेगा कि कितना इफेक्ट आया, इसे आप पहले से सोच नहीं सकते हो। इतनी बात सिर्फ याद रखना, समझा गया। क्या हम इंटेंशनली सस्पेंस अकाउंट को इफेक्ट दे, हाँ ना, सभी बोलेंगे सस्पेंस अकाउंट को हम इंटेंशनली इफेक्ट दे, हाँ ना, नहीं। वो कैसे आया, गलती हो गई और डिफरेंस क्रिएट हो गया, इस वजह से वो एंड में ट्रायल बैलेंस में हम सस्पेंस अकाउंट दिखाते हैं। हालांकि मैं हर चीज के लिए ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकता, हर एक एंट्री के लिए, इस वजह से मैं एंट्री के टाइम पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि हाँ यहां पे अगर क्रेडिट साइड 1 लाख है तो डेबिट साइड ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस में कम पड़ेगी, तो डेबिट साइड पे क्या हो जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट, नो, पक्का समझ आ गया। तो रूल दिमाग में, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से एंट्रीज कोई कंफ्यूजन के बिना सॉल्व करनी है। तो आपको 2 रूल मैंने पहले बताए, 2 रूल प्लस एडिशनल एक नोट बता दी मैंने। पहला रूल क्या है, आवाज, सभी आवाज आना चाहिए, डेबिट अमाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। देन नो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस विल टैली, देन नो इफेक्ट ऑन सस्पेंस अकाउंट, देयरफॉर इन रेक्टिफिकेशन एंट्री वी शुड नॉट यूज सस्पेंस अकाउंट, क्लियर। और दूसरा क्या, डेबिट अमाउंट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट, देन ट्रायल बैलेंस वोंट टैली, अगेन लोअर साइड जो है वहां का डिफरेंस कहां पे जाता है, सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन करते वक्त सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा। प्लस और एक क्या बता दिया, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, उसने स्पेसिफिक गलती नहीं बोली है तो वहां पे गलती नहीं है। उसने अगर बोला कि ये अकाउंट डेबिट का क्रेडिट पे गया तो क्रेडिट का अकाउंट जो था वो वैसे ही है, ये एक ध्यान रखना, इससे कम से कम कंफ्यूजन होगा। अगर कंफ्यूजन नहीं होता है तो आपके डाउट्स ही कम आएंगे ना बेसिकली, समझ मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कंफ्यूजन कम है तो डाउट्स ही आपके बेसिकली कम आ जाएंगे, क्लियर। तो यहां पे क्या हो जाता है आगे, एरर्स, ये ऊपर के रूल्स लिखे हैं क्या, लिख लेना सभी के,
रूल 1 रूल 2 लिखा है ना? ओके। एरर्स, एरर्स में टाइप्स ऑफ एरर्स में जनरली इस तरह से आपको प्रॉब्लम में बताया जाता है। क्या? एरर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड क्लरिकल एरर्स। दो टाइप है मेनली, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड क्लरिकल एरर्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल होता क्या है? दैट अकाउंटेंट इज नॉट अवेयर अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इस वजह से उसकी एंट्री, अभी उसको प्रिंसिपल्स पता नहीं, इसका मतलब क्या? वो दोनों भी अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेगा? नहीं, वो गलत अकाउंट में लिखेगा, उसे पता नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो अगर आपने कैपिटल एंड रेवेन्यू वाला चैप्टर आगे हम पढ़ने वाले, इसके बाद में वही पढ़ेंगे या इसके साथ साथ वही पढ़ेंगे। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम जो होता है, वो कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम कौन से होते हैं? अगर कोई एसेट बन रही और एसेट बनाने के लिए आप खर्चे कर रहे हो, सो इट शुड बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, वो एसेट की वैल्यू में इंक्लूड होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सेपरेट एक्सपेंस। एसेट बनने तक, एसेट रेडी टू यूज होने तक जो भी खर्चा आया, एसेट रेडी टू यूज होने तक जो भी खर्चा आ गया, वो पूरा खर्चा एसेट की कॉस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि एसेट का खर्चा है ना, तो एसेट की कॉस्ट में जाना चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल पता ना हो तो पर्सन क्या करेगा? प्रिंसिपल पता नहीं है तो क्या करेगा? क्या करेगा? वेजेस में डाल देगा। और उसे पता हो तो क्या करेगा? मशीनरी में डाल देगा। मतलब करेक्ट क्या होना चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन उसे प्रिंसिपल पता नहीं, वो क्या करेगा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट में कोई गलती है? अमाउंट दोनों साइड की सेम है, सिर्फ गलती इसमें है अकाउंट में। ठीक है, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा? यस और नो? यस। अकाउंट तो सही है, मतलब अमाउंट तो सही है ना दोनों साइड पे, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा और सस्पेंस अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम करेक्शन कैसे करेंगे? उसने बेचारे ने गलती से वेजेस में डाल दिया डेबिट और मशीनरी में डाला नहीं, क्या करोगे? जिसको इफेक्ट नहीं दिया मशीनरी को दे दो डेबिट, और जिसको गलत दे दिया डेबिट, वेजेस को क्रेडिट कर दो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस, सस्पेंस बीच में आए नहीं। क्लियर? तो यहां पे क्या हो जाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होता है? मेनली देयर इज एरर इन अकाउंट, यहां पे अकाउंट में गलती होती है। Therefore, ट्रायल बैलेंस विल, बोलो, ट्रायल बैलेंस विल टैली। ठीक है? ओके। और क्लरिकल एरर्स में यहां पे तीन चीजें आती है। क्लरिकल एरर्स के अंडर एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, compensating errors। compensating errors। क्लियर? एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब क्या? भूल जाना। ठीक है? अभी कभी कभी क्या होता है कि आप कंप्लीटली भूल जाते हो, या फिर एक पर्टिकुलर पार्शियल ओमिशन, उसे कंप्लीट और पार्शियल ओमिशन कहा जा सकता है। पार्शियल मतलब क्या? आपने एक इफेक्ट दिया, दूसरा देना भूल गए, सो इट इज पार्शियल ओमिशन। ठीक है? अब कंप्लीटली भूल गए, डेबिट भी नहीं दिया, क्रेडिट भी नहीं दिया, मतलब डेबिट साइड पे भी कितना है उसका इफेक्ट? जीरो, और क्रेडिट साइड पे भी कितना है? जीरो। क्या अमाउंट में डिफरेंस है? नहीं है।
तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा। लेकिन आपने डेबिट दिया 500 का, क्रेडिट दिया मतलब दिया ही नहीं, तो क्या हो गया, आपका डेबिट 500 से बढ़ गया। तो पार्शियल ओमिशन की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक साइड पे अमाउंट आता है, दूसरे साइड पे नहीं आता है। कंप्लीट ओमिशन की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होता है। ठीक है, तो कंप्लीट ओमिशन में भी दो टाइप है। पहला कंप्लीट, दूसरा क्या, पार्शियल। कंप्लीट ओमिशन नो इफेक्ट ऑन टीबी और पार्शियल नो इफेक्ट ऑन टीबी। और पार्शियल में क्या होता है? हाँ, इफेक्ट होगा मतलब क्या, ट्रायल बैलेंस टैली होगा या टल्ली होगा? ठीक है, ट्रायल बैलेंस टल्ली होगा। ठीक है, टल्ली पता है ना? हाँ, ओके। तो टीबी वोंट टैली, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, मतलब वो टल्ली हो जाएगा। पता है ना, बैलेंस बिगड़ जाता है। बड़ा एक्सपीरियंस है आप लोगों को। हाँ, देखा है? आपके साथ रह के लगता है मैं भी बिगड़ जाऊंगा। ऐसे एक्सप्रेशंस तो दिख रहे हैं जैसे कि दूध के धुले हुए हैं। ओके, जब पूछा कि हाँ पता है ना, तो कॉन्फिडेंस, हाँ सर पता है, हाँ, स्माइल के साथ। ठीक है, ये ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन, इट इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट। किसी को लगता है कि वो ड्रिंक लेना अच्छी बात है, किसी को लगता है नहीं। आप अगर स्पेसिफिकली जो लोग पीते हैं उनको जाके बताते हो कि ड्रिंक लेना खराब है, तो वो उसका इंपॉर्टेंस समझा देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस मतलब इंपॉर्टेंस उनका, मुझे जो एग्जांपल्स मिले वो एग्जांपल ये कुछ इस सेक्चुअल में मिला है। ठीक है, तो एग्जांपल ऐसे मिले कि अरे भगवान लोग भी मदिरा पीते थे। ठीक है, तो हम तो इंसान है, ओके, उनके लिए बुरा नहीं था, तो हमारे लिए क्या क्या खराब चीज है। ठीक है, बाद में दूसरा होता है कि नहीं, मतलब वो उससे हेल्थ अच्छी होती है, तबीयत अच्छी होती है। ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी ड्रिंक ले ली तो तबीयत अच्छी होती है। ठीक है, तीसरा वहां पे क्या, अगर कफ हो गया ये तो थोड़ी थोड़ी लेनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही खुद हाँ चलो आज ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे खतरनाक वाले मतलब क्या है कि वो एक्सक्यूज मिलते हैं। ठीक है, खतरनाक वाले। एक मराठी में मैंने देखा था, मराठी है वो मूवी में मैंने देखा था, मराठी मूवी में। तो जैसे अभी ऑब्वियसली मराठी में, तो मराठी में ही बता दूं तो वो समझ में आता है। ठीक है, तो लड़की मतलब पहला इंट्रोडक्शन वहां पे लड़की पापा को बोल रही है कि आप पिया मत करो, ये गलत बात है। ठीक है, ये गलत बात है, ये पीने से क्या होता है, वो साइड इफेक्ट्स बताने लगती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ये भी प्रूव किया है कि उसमें अगर कोई मतलब वहां पे क्या है कि मच्छर या कोई कीड़ा वगैरह गिर जाता है, ठीक है, वो मर जाता है, इतना वो क्या बोलते हैं कि हेल्थ के लिए खराब है। ठीक है, तो पापा का रिप्लाई उसके ऊपर, वो जो एकदम पिए हुए उसका, मग है क्या कीड़ा मुंगा से काम है क्या, ये मर्दा से काम है। मतलब मर्द ही पी सकते हैं, ये थोड़ी ना छोटे छोटे वहां पे के मच्छरों का काम है। ठीक है, तो मैं तो मर्द हूं, मैं तो पी सकता हूं। ठीक है, तो ये मैंने एक्चुअल में देखा एक मूवी में। ठीक है, वो मुझे पता नहीं कौन सा मूवी था, लेकिन मैंने सिर्फ ट्रेलर में देखा था उसके। क्लियर? तो उनसे बहस मत करो। ठीक है, उल्टा वो वही आपको मतलब उस दिन ऐसा मतलब वो आप हिप्नोटाइज हो जाएगी। हाँ, मदिरा मतलब दारू मतलब बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब हाँ ब्रेन वॉश आपका ही हो जाएगा, और शायद से आप भी 2-4 घूंट या 2-4 बोतल पी के आ जाओगे। ठीक है, तो उनसे बहस नहीं करना है ऐसी चीज में। ठीक है, तो चलो कंप्लीट एंड पार्शियल, तो नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस वोंट टैली, करेक्ट है। तो इसमें कोई डाउट है? पार्शियल में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। एरर ऑफ कमीशन, अभी एरर ऑफ कमीशन में डिपेंड करता है ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखो एरर ऑफ ओमिशन में कौन कौन सी गलतियां हो सकती है पहले मैं बता दूं। ठीक है, पहले तो एरर ऑफ ओमिशन क्या है, सॉरी कमीशन क्या है। ओमिशन तो पता चल गया, भूल जाना, मे बी आधा अधूरा भूल गए या कंप्लीटली भूल गए। अगर कंप्लीटली भूल गए तो डेबिट भी नहीं दिया, क्रेडिट भी नहीं दिया, तो ट्रायल बैलेंस में कुछ फर्क नहीं आता है।
ठीक है, लेकिन पार्शियल ओमिशन है, मतलब डेबिट दिया और क्रेडिट नहीं दिया, या क्रेडिट दिया बट डेबिट नहीं दिया, तो ट्रायल बैलेंस में डेफिनेटली डिफरेंस आता है। और अभी एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? कमीशन मिस्टेक हो गई, बराबर, मिस्टेक हो गई, मतलब हमने किया, भूले नहीं, किया लेकिन गलत। क्यों गलती हो गई? क्यों गलती हो गई? क्या मुझे अकाउंटिंग नहीं आता था या प्रिंसिपल पता नहीं थी इस वजह से गलती हो गई? नहीं, वो प्रिंसिपल पता नहीं थे इस वजह से गलती हो गई, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल में जाएगा, आपको रूल्स पता नहीं थे। अभी ये कौन सी बात चल रही है? ड्यू टू निग्लिजेंस, मे बी ड्यू टू हरी, जल्दबाजी, उसकी वजह से गलती हो गई। तो गलती कहां पे हो सकती है? गलत अकाउंट में लिखा। ध्यान दो, मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन इज रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। इसमें क्लियरली पता चलता है कि उसको रूल्स पता नहीं, बट जी दास को डेबिट देना था, वो सी दास को दे दिया। इसमें आपको लगता है रूल का कंफ्यूजन है या ये जल्दबाजी में हुआ है? जल्दबाजी में। तो जब जल्दबाजी में निग्लिजेंस की वजह से अगर कोई गलती होती है, वो कहां पे जाती है? एरर ऑफ कमीशन में। वो कौन सी टाइप की हो सकती है? रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया। गलती कौन कौन सी हो सकती है? रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, ये सभी गलती उसमें हो सकती है। बोलो फिर से, एरर ऑफ कमीशन में क्या हो सकता है? रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग। समझ आ गया? ये गलतियां हो सकती है। अभी आपको ढूंढना है कि इसमें से किससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है, किससे नहीं होता है। समझ आ गया? ठीक है, तो लगता है तो यहां पे हम लिख देते हैं कौन कौन सी गलती हो सकती है। रॉन्ग, इसमें क्या होता है? रॉन्ग, बोलो क्या क्या बताया मैंने अभी? अकाउंट पहला बताया, रॉन्ग अकाउंट, दूसरा बताया रॉन्ग अमाउंट, तीसरा बताया रॉन्ग साइड, फोर्थ मैंने बता दिया रॉन्ग टोटल, बाद में चौथा क्या? रॉन्ग बैलेंसिंग। सर टोटल और बैलेंसिंग में क्या फर्क है? देखो, टोटल लेने के बाद में हम अपोजिट साइड का माइनस करते हैं ना। टोटल तो करेक्ट थी, बट अपोजिट साइड का माइनस करते वक्त तो बैलेंस निकालते वक्त गलती हो गई। ठीक है, तो बोलो अब यार मुझे बताओ, अकाउंट गलत हो गया। अब ये ऑब्वियसली मैं अकाउंट की बात कर रहा हूं तो अमाउंट की नहीं कर रहा हूं। अकाउंट ही गलत हो गया इससे, मतलब जी दास का सी दास में डेबिट गया, तो अमाउंट में कोई प्रॉब्लम है क्या? अकाउंट गलत है बट साइड और अमाउंट तो सेम है ना, तो इस वजह से वो दोनों साइड जो है वो टैली हो जाएंगे। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन टीबी। अमाउंट, अमाउंट में गलती है, क्या होगा? अमाउंट में गलती है। अभी इसमें भी एक दो चीज है, क्या? दोनों साइड के अमाउंट गलत लिखे, मतलब 5 लाख लिखना था, मैंने डेबिट पे भी 50,000 लिख दिया, क्रेडिट पे भी 50,000 लिख दिया, तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा। बोथ साइड पे अमाउंट की गलती हो गई बट सेम है, तो टैली हो जाएगा, और एक ही साइड पे हो गई, क्लियर, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। अमाउंट ऑन वन साइड, अगर एक साइड पे हो तो वन साइड, टीबी वोंट टैली। साइड में गलती हो गई, डेबिट का क्रेडिट पे गया तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, लेकिन डेबिट का क्रेडिट गया, क्रेडिट का डेबिट पे आ गया, समझ आ गया? डेबिट का क्रेडिट पे गया, ऐसा बोला हो तो ये अजम्पशन नहीं है, प्रॉब्लम ही बोला कि गलती से हमने वो सैलरी को क्रेडिट दे दिया और कैश को डेबिट दे दिया, तो फिर तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा। मैं यहां पे जनरली कौन सी गलती होती है? डेबिट का क्रेडिट पे गया, तो दोनों भी क्रेडिट पे आ गए ना, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस वोंट टैली। टोटल की गलती हो गई, किसी अकाउंट के टोटल की। अभी आप देखो, अकाउंट की टोटल लेना ही भूल गए मान लो, तो ये कंप्लीट ओमिशन है या पार्शियल? अकाउंट की टोटल लेना भूल गए, ये टोटल लेना भूल गए, एक अकाउंट की कंप्लीटली टोटल लेना भूल गए, इज इट पार्शियल ओमिशन और कंप्लीट ओमिशन? कौन सी है? कुछ लोग कंप्लीट बोल रहे हैं, कुछ लोग पार्शियल बोल रहे हैं। अच्छा, कितने लोग कंप्लीट बोल रहे हैं? कंप्लीट ओमिशन बोलो, गलती हो गई तो क्या? इतने ही लोग सिर्फ। जिन्होंने बाद में हाथ नहीं उठाया ना, मेरा ध्यान है, हाँ, मतलब दोनों में से किसी जगह पे तो आपको ओपिनियन देना पड़ेगा, ठीक है? कितने लोगों ने, मैं ध्यान देता हूं वही, कितने लोग हाथ ही नहीं उठा दे, ठीक है? हाथ ऊपर ही ना, या बिजी है कहीं पे? हाँ हाँ, ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे कितने लोगों को लगता है कि
कंप्लीटली मतलब एक अकाउंट की टोटली नहीं ली तो ये कंप्लीट ओमिशन है। ऐसा कितने लोगों को लगता है? फिर से पूछ रहा हूं। हाँ, और कितने लोगों को लगता है कि ये पार्शियल ओमिशन है? देखो फिर से ठीक है, अब कौन सी साइड पे हो? पार्शियल। ठीक है, तो पार्शियल क्यों, आपको पार्शियल क्यों लगता है? हाँ, ठीक है, ठीक है, जो भी एक्सप्लेनेशन है, बट भावना पूछ लिया। ओके, तो परफेक्ट है, तालियां उसके लिए। ओके, तो क्या है, मैंने एक अकाउंट की टोटल नहीं ली, एक अकाउंट में एक ही इफेक्ट था और वो जो इफेक्ट था उसका दूसरा किसी और अकाउंट में था। करेक्ट है ना? मैंने जब भी एंट्रीज की तो इस अकाउंट में एक इफेक्ट दे दिया और दूसरे अकाउंट में एक इफेक्ट दे दिया। तो मैं अगर इस अकाउंट की टोटल नहीं लेता हूं लेकिन बाकी अकाउंट की तो टोटल ली जाएगी ना, मतलब बाकी अकाउंट के इफेक्ट्स आ जाएंगे और ये अकाउंट का नहीं आएगा, तो इसे पार्शियली मानना पड़ेगा, उससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जिस अकाउंट को हम भूल गए उस अकाउंट की टोटल नहीं आए, बट उस अकाउंट के जो दूसरे, मतलब जैसे कि इस अकाउंट में क्रेडिट दिया है तो दूसरे अकाउंट को डेबिट दिया होगा ना, उसकी तो टोटल नहीं भूले ना हम, बराबर। तो इस वजह से जब भी आपके टोटल में गलती होती है ना एक अकाउंट के, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, क्योंकि उसके इफेक्ट्स किसी और अकाउंट में और वो करेक्ट चल रहा है। ठीक है, सो ट्रायल बैलेंस वोंट टैली। और बैलेंसिंग में क्या होता है? वही ट्रायल बैलेंस वोंट टैली। डन? कोई डाउट? नो? पक्का समझ आ गया? अभी आप मुझे बताओ दूसरी तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, ऐसी गलतियां बताओ जिससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ये ज्यादा रिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें सस्पेंस अकाउंट आएगा और जिसमें टैली हो जाता है उसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। रिलेवेंट ज्यादा जो है इस क्लासिफिकेशन से ज्यादा रिलेवेंट मुझे वो लगता है सॉल्व करते हो। ऐसी गलतियां बताओ जिससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, फटाफट एक एक करके बता दो। कौन सी? एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। सही है गलत है? मैं जो बोल रहा हूं वो गलत है, ट्रायल बैलेंस टैली होगा। भाई भाई, बाद में कंप्लीट ओमिशन से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। कंप्लीट ओमिशन से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ठीक है, होगा। भाई भाई, बाद में पार्शियल ओमिशन से ट्रायल बैलेंस टैली होगा। नहीं होगा? अरे होगा? होगा? ठीक है, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक इफेक्ट दे दिया, दूसरा नहीं दे दिया। क्लियर? बाद में एरर ऑफ कमीशन में रॉन्ग अकाउंट में लिखने से ट्रायल बैलेंस टैली बिल्कुल भी नहीं होता है। होता है? ओके, मैं इतनी गलतियां कर रहा हूं मैं? हाँ ठीक है, चलो आप लोग परफेक्ट हो ना? ओके, उसमें खुशी है। ओके, तो ट्रायल बैलेंस टैली रॉन्ग अकाउंट में लिखने से ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा? होगा। क्लियर? मतलब मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे पढ़ाऊं स्टूडेंट्स को कि बाद में स्टूडेंट्स मुझे पढ़ाए। ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोले, नहीं सर आप बोल रहे हो वो भी गलत है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ये तभी आता है जब समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, अगर देख के नहीं बोल रहे ना, हाँ ठीक है आपके सामने वो लिखाई हुआ है। ठीक है, नहीं सर कॉन्फिडेंस देख के आता है। ओके, तो दूसरा रॉन्ग अकाउंट, हाँ रॉन्ग अमाउंट दोनों साइड पे सेम लिखने से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। ठीक है, होता है? ओके, यस। रॉन्ग अमाउंट एक ही साइड पे लिखने से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। अरे वही मैं बोल रहा हूं ना हाँ मैं भी वही बोल रहा हूं। हाँ आगे, हाँ ठीक है, मैं कहां बोल रहा हूं कि होता है? अरे सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूं, हर टाइम ऐसा नहीं ना कि मैं गलत ही बोलूं। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या पढ़ा हमने? रॉन्ग साइड पे लिखने से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। हाँ नहीं होता है, हाँ ठीक है। बाद में रॉन्ग टोटल लेने से ट्रायल बैलेंस टैली होता है। नहीं होता है? पक्का? और रॉन्ग बैलेंसिंग से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है।
नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? मतलब कोई कुछ भी बोले आपके दिमाग में वो क्लियर होना चाहिए कि नहीं ऐसा ही है, और उसका रीजन भी आपके सामने मैंने बताया। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया इससे टैली होगा इससे नहीं होगा। हमने ये एनालिसिस किया कि किससे टैली होना चाहिए किससे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और टैली नहीं होता है तो सस्पेंस अकाउंट में इफेक्ट आता है, और सस्पेंस अकाउंट में इफेक्ट आता है तो रेक्टिफिकेशन टाइम पे हमें सस्पेंस अकाउंट यूज करना है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है क्योंकि आपको एंट्रीज करना आता है। सभी को एंट्रीज करना आता है ना? सबसे पहले क्या सोचना है, व्हाट इज करेक्ट एंट्री। प्रोसेस यही फॉलो करनी है, व्हाट इज करेक्ट एंट्री आपके दिमाग में स्टार्ट होना चाहिए, व्हाट इज करेक्ट। क्योंकि जब तक आप करेक्ट एंट्री नहीं निकालते तब तक आपको गलती क्या हो गई ये पता नहीं चलेगा, और डिफरेंस कितना आ रहा है ये नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले ये अगर चीज होती, ये अगर ट्रांजेक्शन मेरे सामने आता तो मैंने करेक्ट एंट्री क्या की होती। दूसरा, करेक्ट एंट्री के बाद में दूसरा क्या है, तो गलती क्या हो गई। ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट के ऊपर इफेक्ट गया कि नहीं गया, और बाद में हम क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री। समझ रहे हैं मैं क्या फॉलो करने वाला हूं, थिंक अबाउट द करेक्ट एंट्री देन थिंक अबाउट द रॉन्ग, ये एक्चुअल जो आपने किया। एंड थर्ड वन इज रेक्टिफिकेशन। लगता है तो एग्जाम में सिर्फ रेक्टिफिकेशन लिख के आना, बट इस प्रोसेस से वो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना। एग्जाम में आपको करेक्ट इनकरेक्ट और रेक्टिफिकेशन तीनों लिखना ऐसा कंपल्शन नहीं होता है। आपने डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री लिख दी तो भी चलेगा। ठीक है, बट थिंग इज दैट आप डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री के बारे में सोचोगे नहीं, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं गलती क्या हो गई और करेक्ट क्या था तो आप इफेक्ट कैसे रिवर्स करोगे या दोगे। ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर? ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे एक हाथ क्वेश्चन लेके चलते हैं। और एक बात, हाँ ये स्टार्ट करने से पहले और एक बात ध्यान दो। हाँ, ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि आपका जो सब्सिडी बुक है, सभी को पता है सब्सिडी बुक, परचेज बुक, ठीक है, परचेज बुक। अभी अगला क्वेश्चन क्या आता है कि एक परचेस किया था फ्रॉम मिस्टर एक्स, इट इज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अकाउंट नहीं बोल रहा हूं, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अगर बुक में गलत बुक में चला गया तो दोनों इफेक्ट गलत हो गए या एक इफेक्ट गलत हो गया, ऐसा मुझे पूछना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। हाँ, मैंने अगर बोला रॉन्ग अकाउंट में गया, परचेस का सेल्स अकाउंट में गया, ठीक है, तो एक ही है, नो डाउट एक ही है। क्यों? क्योंकि परचेस का सेल अकाउंट में गया, ओके, और जो पर्सन का नाम है उसमें तो करेक्ट गया होगा, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। बट थिंग इज दैट उन्होंने क्या बोला, परचेस बुक की जगह पे सेल्स बुक में लिखा। बोलो, आगे के दोनों इफेक्ट इनकरेक्ट हो जाएंगे या एक ही इफेक्ट? दो या एक? अभी आप देखो, ध्यान दो, सब्सिडरी बुक इज बेसिक और वहां क्या कह सकते हैं, प्राइमरी बुक, जहां पे पहली एंट्री होती है। भाई आप मुझे बताओ, सब्सिडी बुक ये जर्नल है कि लेजर है? जर्नल है ना, ये तो पता है ना। सब्सिडी बुक्स जर्नल है, बेसिकली जर्नल है। जर्नल को हम जब हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कैश बुक, ओके, इस तरह से निकलता है, कैश बुक, बाद में क्या परचेस बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ओके। ये हमने क्या किया, सिंपल बात है कि हमारे पास क्या था, इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते थे, लाखों ट्रांजैक्शंस होते थे, हजारों ट्रांजैक्शंस होते थे। अगर एक ही जर्नल में सभी ट्रांजैक्शन लिखे जाए तो उसमें से एक ट्रांजैक्शन ढूंढना बहुत मुश्किल जाएगा। तो हमने क्या किया, जर्नल को डिवाइड किया। जर्नल को डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया जर्नल को हमने, ठीक है, अगर सेल्स के ट्रांजैक्शन होते, उधारी पे सेल किया तो सेल्स बुक में लिख देंगे। मतलब कल जाके एक पर्सन कस्टमर आ गया, वो बोलता है कि मैंने उस दिन ऐसे ट्रांजैक्शन किया, तो वो बताओ, तो हमें सभी एंट्री चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही बुक में सभी लिखते हैं तो हर एक एंट्री चेक करते जाना पड़ता ना, उसको डेट भी अप्रोक्सीमेटली याद है। तो आप क्या करते हो, सभी एंट्री चेक करते हो। उसकी जगह पे आपने सेल्स बुक अलग बनाया हो तो आप क्या करोगे, सभी एंट्री चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सेल्स बुक में जाओ, वो एंट्री चेक कर लो, मतलब आपका काम कम हो गया। बराबर, रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन हो गए जब ज्यादा होते हैं। और ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है तो ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है तो आप क्या करो कि एक ही जर्नल बना लो, उसमें अलग अलग क्यों करते हो, वैसे भी एंट्री ज्यादा नहीं, मतलब सिंपल बात है। ओके, आप क्या करते थे 12th में, जब आप 12th में थे, 12th में आपने क्या किया था, हर सब्जेक्ट के लिए एक एक बुक मेंटेन की थी कि नहीं? बाय बाय। अभी FY में कितनी बुक्स मेंटेन की? हर सब्जेक्ट के लिए एक या सभी सब्जेक्ट के लिए एक? सभी सब्जेक्ट के लिए एक। पहले सोचा था कि नहीं हम कॉलेज जाएंगे हर सब्जेक्ट का जो लिखा है वो लिख देंगे, बाद में वो चेंज हो गया और बाद में एक ही सब्जेक्ट में पेज पलट के दूसरे सब्जेक्ट का लिखता है एक ही बुक में।
मैक्सिमम लोग मेरे हिसाब से ऐसा ही करते होंगे, ठीक है। अगर आप टैलेंटेड वो कैटेगरी के नहीं हो, ठीक है, तो आपने एक ही बुक मेंटेन की हो, वो बुक भी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। अभी FY खत्म होने को आ गया, आपकी एक बुक कंप्लीट हो गई क्या? सभी सब्जेक्ट्स मिला के नहीं हुई, ठीक है, ग्रेट, आप सही जा रहे हो। हाँ, अगर बाद में वही बुक SY में यूज करेंगे, SY में भी कंप्लीट नहीं होगी वो, ठीक है। बाद में TY में यूज कर लेंगे, TY में भी कंप्लीट नहीं होगी, आई एम श्योर, ठीक है। बाद में आप क्या करोगे? आपके बच्चे को, पोते को दे दोगे, वो कहोगे कि तुम्हारे दादाजी ने यूज की थी ये बुक, ठीक है, तुम भी यूज कर लो, मतलब ये घराने की बुक है, ठीक है, तुम भी तुम्हारे BCom के लिए यूज कर लो। मतलब कंप्लीट नहीं होने वाली। हम क्या जाके बैठते हैं, एक तो जाते नहीं क्लास कॉलेज को, और जितना जाते तो लिखते नहीं, ठीक है, और लिखा तो ऐसा दिखाने के लिए लिखते हैं, हाँ मैडम देख रही तो हाँ लिख लो, ओके, ये टाइप का लिखते हैं, ओके। तो आप जिस प्रोसेस से जा रहे हो उस प्रोसेस से मैं भी गया हूं, ऑब्वियसली मुझे पता है। तो कहना क्या है कि जब वॉल्यूम ज्यादा था 12th में लिखने का, तो आपने क्या किया? अलग अलग बुक्स मेंटेन किए, ठीक है। और वॉल्यूम कम हो गया तो आपने क्या किया? सभी के लिए एक ही बुक मेंटेन किया। तो जर्नल का लॉजिक वही है, और ट्रांजैक्शन ज्यादा ना हो तो एक ही जर्नल, ठीक है। और ट्रांजैक्शन ज्यादा हो तो आप क्या करो? अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग जर्नल बना लो, सेपरेट जर्नल। मतलब ये सब्सिडी बुक्स क्या होते हैं? बेसिकली जर्नल ही होते हैं। अभी जर्नल से पोस्टिंग होती है। अगर आपने गलत जर्नल में लिखा तो पोस्टिंग दोनों साइड पे गलत होगी ना। मतलब मैंने सेल्स बुक में लिखा मिस्टर ए, सेल्स बुक में आप याद कर लो कैसे लिखते हो, नाम लिखते हो, एंट्री नहीं होती है, नाम लिखते हो, अमाउंट लिखते हो। तो बाद में आप पोस्टिंग करो तो पोस्टिंग क्या होती है? सेल्स बुक की पूरी पोस्टिंग सेल्स अकाउंट में एक साथ होती है, और वो जो पार्टीज है उनके कस्टमर के कहां पे जाता है? डेबिट साइड पे जाता है। अगर आपने एक बार सेल्स बुक में लिख दिया उसका नाम, तो आप क्या मानोगे? उस पर्सन को सेल हुआ है या परचेस हुआ है? सेल हुआ है, वही मानोगे ना। तो पोस्टिंग दोनों आगे गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेसिक बुक में ही गलती कर दी आपने। और जब मैं बोल रहा हूं कि परचेस अकाउंट का सेल्स अकाउंट में लिखा गया, तो ये बेसिक प्राइमरी बुक में एंट्री नहीं होगी, लेजर में गलती होगी, लेजर में गलती होगी। तो लेजर में पोस्टिंग दो अकाउंट में होता है, वन इज इन सेल्स, ओके, मतलब परचेस, अनदर इज इन सप्लाई। तो सप्लाई में आपने करेक्ट लिखा होगा, लेकिन ये अकाउंट गलत हो गया, ऐसा हो सकता है। तो याद रखना, बेसिक बुक जो है सब्सिडी बुक, उसमें ही गलती हो गई तो आपके आगे के दोनों इफेक्ट गलत हो जाते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्योंकि मैंने अगर सेल्स बुक में मिस्टर ए नाम लिख दिया और अमाउंट लिख दिया, तो आगे मैं क्या करूंगा? पोस्टिंग कैसे करूंगा? सेल्स में पूरा अमाउंट एक महीने का क्रेडिट कर दूंगा। ये तो पता है ना आपको कि सेल्स बुक की टोटल पीरियडिकल टोटल सेल्स अकाउंट को क्रेडिट की जाती है, और कस्टमर उसमें जो नाम लिखे उनको इंडिविजुअल डेबिट दिया जाता है, इंडिविजुअल दिया जाता है। क्योंकि हम पार्टीज की टोटल नहीं ले सकते, क्योंकि पार्टीज तो अलग अलग है ना। तो पार्टीज में मुझे ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग ऐसा करना पड़ेगा। समझ आ गया? तो उसमें इंडिविजुअल पोस्टिंग होती है। तो इंडिविजुअल पोस्टिंग मोस्टली कहां पे जाएगी? और सेल्स बुक में लिखा है तो अकाउंटेंट क्या सोचेगा? इसको सेल ही हुआ है। अगर उसे पता चल गया तो पूरा रेक्टिफाई उसी टाइम पे कर देगा, बचेगा ही नहीं। और उसे पता चल गया कि नहीं, मतलब जब वो चेक करे पोस्टिंग करे तब पता चल गया कि नहीं ये सेल्स बुक में गलती से आ गया, क्या करेगा? वहां से निकाल देगा और कहां पे डालेगा? परचेस बुक में। और उसे पता ही नहीं चला, इसका मतलब वो आगे क्या कंटिन्यू कर रहा है? उसे सेल मान के कंटिन्यू करे ना। तो अगर गलत बुक में आपने लिख दिया, बेसिक बुक में गलत, बुक में गलत, सब्सिडी बुक में लिख दिया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया? आगे के इफेक्ट्स सभी गलत हो गए, बोथ इफेक्ट्स। लेकिन एक अकाउंट में गलत लिख दिया तो दूसरे अकाउंट में सही लिखा होगा। करेक्ट है? ठीक है, तो आप लगता है तो लिख देना। और एक पॉइंट, if transaction is entered in कहां पे? सब्सिडी तो ठीक है, सब्सिडी कौन सा? रॉन्ग सब्सिडी बुक। If transaction is entered in wrong subsidiary book, then follow. Then effects of posting in both accounts are wrong. करेक्ट है? कोई डाउट नहीं? पक्का?
अगर वो बोल रहे कि नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इन सेल्स बुक इंस्टेड ऑफ परचेज बुक, बट सप्लायर्स इफेक्ट इज करेक्ट। तो उस केस में क्लियर हो गया। उन्होंने नहीं बोला ना, क्या बोला कि परचेस का सेल्स में लिखा बट सप्लाई को करेक्ट इफेक्ट दे दिया, मतलब वहां पे क्लियर एक इफेक्ट गलत हो गया। बट उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ क्या बोला, परचेस का सेल्स में चला गया। तो अपना प्रिलिमिनरी अजम्पशन क्या बनता है कि आगे के दोनों इफेक्ट गलत होते गए होंगे ना, क्योंकि बेसिक बुक में गलती कर दी तो आगे पोस्टिंग भी तो गलत ही हो जाएगी। तो ऐसे दो टाइप के ट्रांजैक्शंस आते हैं जनरली। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? नहीं? पक्का? एक बार देख लो क्या क्या पढ़ा है, कुछ कंफ्यूजन हो तो बता दो मुझे, तब तक मैं थोड़ी सी ले लेता हूं। मतलब क्या बोल रहा था? हाँ, थोड़ा सा ले लेता हूं मैं। हाँ, ड्रिंक। ये एनर्जी ड्रिंक है। हाँ, हो गया? देख लिया? कुछ पूछना है? कोई आखिरी डाउट? आखिरी डाउट मतलब अभी ये कंसेप्ट से रिलेटेड। हाँ, ख्वाहिश नहीं पूछ रहा हूं, तो ख्वाहिश तो बहुत है अभी तो आपकी ख्वाहिश है, उसके लिए तो काम चल रहा है ना? ठीक है। हाँ, ध्यान देना, अभी ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं बेसिक बता देता हूं। आगे जाके मैं जब भी बोलूंगा आपको थोड़ा सा मतलब क्विकली वो याद आएगा मैंने क्या बोला था। तो ये बेसिक क्या, ओके, आपको 3 अकाउंट पता है, कौन से? रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ये 3 अकाउंट है, बराबर? 3 अकाउंट है। रूल्स तो सभी को याद है, ऐसा कोई है जिसको रूल्स याद नहीं है? सभी को याद है। रियल अकाउंट क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे आगे कुछ शॉर्टकट बताने आपको, और मेरा ये स्टाइल है कि मैं शॉर्टकट बताने से पहले या कुछ रूल एक कंक्लूजन पे आने से पहले मैं बेस बता देता हूं कि क्यों ये पर्टिकुलर रूल या कंक्लूजन ऐसा आता है। बाद में पर्सनल अकाउंट का क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वाओ, आपको तो सब आता है। ठीक है। हाँ, तो ये है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो
बाद में ये तो रूल सभी को पता है। अभी एक ध्यान देना, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं बैलेंसेस के बारे में बात करना चाहता हूं कि कौन से अकाउंट को कौन सा बैलेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप एंट्रीज करोगे ना, या वो पूछेंगे गलती हो गई, तो आपको पता होना चाहिए बैलेंस के ऊपर क्या इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो बैलेंसेस के बारे में मैं बोल रहा हूं। तो अभी आप देखो रियल अकाउंट को डेबिट, रियल अकाउंट को क्या होता है, देखो मैंने आपको बीच में बताया था जो साइड ज्यादा वो बैलेंस, उस अकाउंट में जो साइड ज्यादा होगी वो बैलेंस होगा। अभी रियल अकाउंट में क्या होता है, मान लो रियल अकाउंट का एग्जांपल लेके चलो, कैश। रियल अकाउंट में क्या है, कैश। जितनी कैश आई है, जितनी कैश आपके पास आई है, उससे ज्यादा कैश आप पे कर सकते हो क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं। ठीक है, मतलब मेरे पास कैश आई 10 लाख, तो मैं 10 लाख से ऊपर पे कैसे कर सकता हूं? बट उसमें भी कैश आएगी ना। आप किसी से लोन लोगे तो उसमें भी कैश आएगी ना। भाई मतलब मेरे पास 10 लाख है, बट मैं 15 लाख पेमेंट कर रहा हूं, ये कब पॉसिबल है? मैं किसी से 5 लाख ले लूंगा, तो वन सेकेंड वही हुआ ना, 15 लाख आए तभी तो 15 लाख गए। ठीक है, तो सिंपल बात है, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट कितना होता है 10 लाख, तो क्रेडिट मैक्सिमम कितना हो सकता है 10 लाख। अगर 10 लाख हो गया तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 0। ठीक है, बट मतलब इसका मतलब क्रेडिट साइड कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती, गोज आउट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, तो रियल अकाउंट को कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं आता है। ठीक है, तो रियल अकाउंट को ऐसा हो सकता है 10 लाख आए और 5 लाख दिए, हो सकता है यस। मतलब कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट। मतलब कौन सा बैलेंस है, डेबिट। मतलब रियल अकाउंट को कौन सा बैलेंस आ सकता है, ओनली डेबिट बैलेंस। रियल अकाउंट को सिर्फ डेबिट बैलेंस आता है, रियल अकाउंट ओनली डेबिट बैलेंस, करेक्ट है। बाद में पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सनल अकाउंट लेके चलता है। ठीक है, एक्स जो है ही माइट बी रिसीवर, हमने उससे ज्यादा पैसे दिए, ये भी हो सकता है, या हमने उसने मुझे दिए, दोनों पॉसिबिलिटी है। बराबर पॉसिबल है ना, मैंने उसे पैसे दिए या उसने मुझे पैसे दिए, दोनों भी पॉसिबल है। तो मैंने उसे पैसे दिए तो वो कौन बन जाता है, रिसीवर, और उसने मुझे पैसे दिए तो वो कौन बन जाता है, गिवर। अगर वो रिसीवर तो डेबिट दिया जाता है और गिवर तो क्रेडिट दिया जाता है। मतलब इसमें क्या है, कभी कभी वो रिसीवर ज्यादा अमाउंट से हो सकता है वो पर्सन, या गिवर ज्यादा अमाउंट से हो सकता है। अगर वो रिसीवर ज्यादा अमाउंट से तो डेबिट दिया होगा और बैलेंस कौन सा आएगा, डेबिट बैलेंस। डेटा मतलब क्या, हिज रिसीवर बेनिफिट, उससे हमने गुड्स बेचे थे ना, उसके पैसे आने बाकी है, मतलब हिज रिसीवर बट हिज नॉट गिवर, तो उसको डेबिट बैलेंस आता है। तो याद रखना अपना जो पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। और नॉमिनल अकाउंट, बोलो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस हो तो डेबिट और इनकम हो तो क्रेडिट, तो फिर से नॉमिनल अकाउंट को क्या आ सकता है, डेबिट और क्रेडिट, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, डेबिट और क्रेडिट। राइट, अभी यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, अभी देखना बैलेंसेस, डेबिट एंड क्रेडिट। राइट, दो ही तरह के होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अभी डेबिट कैसे आएगा, रियल को आ सकता है, बराबर, और किसको आ सकता है, पर्सनल को, किसको आ सकता है, पर्सनल। ठीक है, और तीसरा कौन सा, नॉमिनल। तीनों को डेबिट बैलेंस आ सकता है। अगर रियल को डेबिट बैलेंस आया, एसेट है, कैश, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, एसेट्स है, क्लियर। कैश, P&M, प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद में बिल्डिंग, ये सभी डेबिट बैलेंस होते हैं। पर्सनल अकाउंट को डेबिट बैलेंस आया, पर्सनल अकाउंट को डेबिट बैलेंस आया, वो भी आपकी एसेट है। जनरली ये कौन सी होती है, करंट एसेट, लाइक डेटर्स, बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस, जनरली होता है। ठीक है, वो करंट एसेट से कंफ्यूज मत होना, लेकिन वो एसेट होता है। नॉमिनल अकाउंट को डेबिट बैलेंस आया तो एक्सपेंसेस, बराबर। और क्रेडिट बैलेंस किससे आता है, आइदर पर्सनल और नॉमिनल। अभी पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है तो वो आपकी लायबिलिटी है। नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है तो आपका इनकम है, तो आपका क्या है, इनकम है। अभी ध्यान रखना, इसका मतलब एसेट दो अकाउंट से आ सकते हैं, वन इज एसेट दो अकाउंट से, रियल और पर्सनल।
एक्सपेंसेस एक अकाउंट से आता है नॉमिनल, इनकम नॉमिनल, ठीक है। और लायबिलिटी कौन से अकाउंट से आता है? सिर्फ पर्सनल। लायबिलिटी हमेशा पर्सनल अकाउंट ही होती है, सिंपल बात है। लायबिलिटी मतलब क्या? मुझे कुछ बेनिफिट देना है। किसको देना है? किसको देना है? कुछ बेनिफिट पर्सन को ही देना पड़ेगा ना। मतलब मान लो मैंने यहां पे जो बेंचेस है वो बेंचेस क्रेडिट पे लाए, उधारी पे लाए, तो मुझे ये पैसे जो देने बनते हैं वो बेंचेस को देने बनते हैं? नहीं, किसको देने बनता है? जिस पर्सन से लेके आए उसे देने बनता है। सो लायबिलिटी इज ऑलवेज पर्सनल अकाउंट, लायबिलिटी इज ऑलवेज पर्सनल अकाउंट। क्लियर? अभी यहां पे लायबिलिटी इज ऑलवेज पर्सनल अकाउंट, ये याद रहेगा क्या? बोलो। रियल अकाउंट से कौन सा बैलेंस आता है? सिर्फ डेबिट। पर्सनल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, और नॉमिनल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ गया तो ये क्या है? एसेट। पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ गया तो एसेट, क्रेडिट बैलेंस आया तो लायबिलिटी, और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया तो एक्सपेंस, और क्रेडिट बैलेंस आया तो इनकम। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? ओके, आगे। और मैं शॉर्टकट बोल देता हूं कि आपको अगर इफेक्ट समझना हो तो आपके पास 4 अकाउंट क्रिएट हो गए। कौन से 4? एसेट हो गया, बराबर, लायबिलिटी हो गया, बाद में एक्सपेंस हो गया, और इनकम हो गया। करेक्ट है? ये 4 अकाउंट क्रिएट हो गए। अभी अब देखो मैंने क्या बताया आपको, ठीक है। एसेट क्या है? डेबिट और कम्स इन। अगर एसेट आती है तो डेबिट दिया जाता है, मतलब एसेट बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। एसेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। अभी लायबिलिटी का क्या है? लायबिलिटी में क्या होता है? समवन इज गिवर, मतलब मेरे ऊपर लायबिलिटी कैसे आ गई? किसी ने मुझे पैसे दिए, किसी ने मुझे गुड्स दिए उधार पे। सो समवन इज गिवर, मतलब जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट मिलता है, बिकॉज दैट पर्सन इज गिवर, ठीक है। और जब मैं उसे पैसे वापस करता हूं तो वो रिसीवर है, तो मेरी लायबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब लायबिलिटी कम होती है तो कहां पे लिखना है? डेबिट साइड पे। समझ आ रहा है? मुझे देखो आगे एंट्री करते वक्त मुझे रूल्स नहीं सोचने, मुझे फटाफट याद आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एसेट बढ़ गई, मतलब मैंने एसेट परचेस किया, एसेट को डेबिट दे दो, ऐसा क्लिक होना चाहिए, रूल्स की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बाद में डिप्रिसिएशन, एसेट डिप्रिसिएशन क्या हो गया? एसेट कम हो गई, एसेट को क्रेडिट, ऐसे फटाफट आना चाहिए। जब अभी मैं एंट्री करूंगा रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है, तो उस वक्त ये फायदा आपको हो जाएगा एंट्री करेक्ट क्या होनी चाहिए ये समझने के लिए। क्लियर? मैं रूल समझाऊंगा वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अभी आपको मैं क्या लिख के दे रहा हूं कि शॉर्टकट क्या फॉलो कर सकते हो। बाद में रिपेमेंट किया, बैंक लोन, बैंक लोन क्या हो गया? कम हो गया, मतलब डेबिट। रूल सोचने की जरूरत ही नहीं। क्लियर? बाद में एक्सपेंसेस बढ़ गए, डेबिट, और एक्सपेंसेस में गलती हो गई, गलती से बढ़ गए तो रिवर्स कर दो, क्या कर दो? कम करने के लिए क्रेडिट। इनकम को क्या होता है? क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, रूल्स के बेसिस पे चल रहे हैं ना, मैं रूल्स के बेसिस पर चल रहा हूं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स, तो बढ़ता है तो क्रेडिट, और किसी हालत में कम करना हो तो डेबिट। तो फिर से बोलो, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ते है तो क्रेडिट, और कम होता है तो डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, ओके, और कम करना हो तो क्रेडिट। कम करना हो तो मतलब गलती हो गई, कम करना हो तो क्रेडिट, ठीक है। इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। फिर से सभी लोग बता देंगे, ठीक है। एसेट बढ़ती है तो डेबिट, लायबिलिटी कम होती है तो क्विकली आना चाहिए ना ये, बराबर ना। और देखो आप इतना तो नॉलेज सभी को आया कि ये लायबिलिटी है, एसेट है, एक्सपेंस है कि इनकम है। ये आपके सामने जो आइटम है, ये रियल अकाउंट है या ये नॉमिनल अकाउंट है, ये सोचने के लिए टाइम लगता है, मतलब कंफ्यूजन होता है। समझ में आ गया? बट ये एसेट है कि लायबिलिटी, इतना तो हम इजीली पता कर सकते हैं ना, ठीक है। डेटर्स को गुड्स सेल किए, डेटर्स की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। एसेट है डेबिट, बराबर, समझ में आ गया? ये क्विकली होना चाहिए। डेटर्स ने पैसे वापस किए, कम हो गए, तो ये क्विकली आना चाहिए। इस वजह से मैं आपको कुछ ट्रिक बोल रहा हूं। बाद में जैसे कि फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड, क्या ये कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है ना, बराबर, एक्सपेंस है, तो इसे कौन सा बैलेंस आने वाला है? हमेशा डेबिट ही आने वाला है, और जब भी खर्चा करते हो तो डेबिट देना है, बराबर। अभी रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड कभी भी याद रखना, गुड्स के लिए एक रूल मैं बता देता हूं। गुड्स के लिए 4 अकाउंट गुड्स से रिलेटेड है। पहला परचेस, सेल्स, ठीक है, बाद में गुड्स से रिलेटेड है। वो मत सोचो कि रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, कुछ मत सोचो। मैं आपको कुछ चीजें बोल रहा हूं जस्ट थोड़ी सी एंट्रीज आसान बनाने के लिए। गुड्स है ना, गुड्स से रिलेटेड क्या क्या है? परचेस है, सेल्स है,
परचेस रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, ये 4 मेन अकाउंट है। परचेस रिटर्न को दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न को दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो गुड्स के लिए 4 अकाउंट है। पहला परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। बराबर। और परचेस रिटर्न को बोलो रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है, और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलो। गुड्स का जहां पे भी, गुड्स की जहां पे भी बात आती हो, सिंपल है, गुड्स आते तो डेबिट, जाते तो क्रेडिट। परचेस में गुड्स आते हैं क्या या जाते हैं? आते हैं, तो परचेस को डेबिट दिया जाता है। समझ में आ रहा है? सेल्स, आप बोलोगे सेल्स नॉमिनल, वो नहीं बोल रहा हूं मैं भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, गुड्स आते कि जाते हैं। सेल्स में क्या होता है? जाते हैं, क्या मिलता है? क्रेडिट। करेक्ट है ना? सेल्स को हमेशा आपने क्रेडिट किया है। बाद में परचेस रिटर्न में गुड्स आते कि जाते हैं? जाते हैं, जाते हैं, तो क्या मिलना चाहिए? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न में गुड्स आते कि जाते हैं? आते हैं, तो क्या? डेबिट। तो आप मुझे बताओ परचेस को कौन सा बैलेंस होगा? परचेस कौन सा होगा? डेबिट, क्योंकि आते हमेशा डेबिट दे देना। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस। सेल्स को कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस। बाद में परचेस रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि हमेशा क्रेडिट दे रहे तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगी ना। और सेल्स रिटर्न में गुड्स आ रहे, हमेशा डेबिट दे रहे, तो क्या होगा? डेबिट बैलेंस। समझ में आ गया? ठीक है, तो परचेस को कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। सेल्स को क्रेडिट, परचेस रिटर्न को सोच के बताना। अगर कंफ्यूजन हो गया ना, सिंपली सोचो गुड्स आ रहे कि जा रहे। ठीक है, जा रहे ना, क्या देते हैं हम? जा रहे तो क्रेडिट, और क्रेडिट दे रहे तो क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। ठीक है, क्योंकि गलती में आता है कि ये अकाउंट का बैलेंस ओवरकास्ट हो गया, अभी आपको पता ही नहीं कि उस अकाउंट को बैलेंस कौन सा है, तो क्रेडिट देना है कि डेबिट देना है ये समझ में नहीं आता। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं? और आपके सामने उन्होंने गलती बता दी, दिस अकाउंट अंडर कास्ट, परचेस रिटर्न अकाउंट अंडर कास्ट। ठीक है, ये उसके बैलेंस में गलती हो गई। अगर आपको पता नहीं उसको बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, तो रिवर्स इफेक्ट कैसे दोगे आप? मुझे पता नहीं आपको ये पता है कि नहीं, आई एम नॉट टेकिंग एजम्पशन, बट मुझे जनरली पता है कि ये स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है बैलेंसेस में। ये तो मुझे जो पता है कि नहीं, मतलब यहां पे कंफ्यूजन रहता है, तो ये जब तक मैं क्लियर नहीं करूंगा तब तक आगे का प्रॉब्लम ठीक से नहीं समझेगा। इस बेसिस पे मैंने आपको पहले बोला कि पढ़ाते वक्त मैं जल्दबाजी करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। कि मैं आपके सभी पॉइंट्स क्लियर करूंगा, और मुझे ये आदत ही नहीं शायद से कि कोई भी पॉइंट बताते वक्त डायरेक्टली स्टार्ट करूं। मैं कभी भी उस पॉइंट को, जैसे कि इस पॉइंट पे मैं आया हूं, तो पहले मैंने आपको रूल बता दिए, बाद में उस रूल का इफेक्ट क्या होता है, बैलेंसेस कौन से आते हैं, बाद में इफेक्ट क्या होता है, ये इस तरह से मैंने आपको बता दिया, तभी जाके आपके दिमाग में वो रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई? कोई डाउट है? बाय बाय। आ रहे गुड्स तो डेबिट, जा रहे गुड्स तो क्रेडिट, और जो इफेक्ट दे दो वही बैलेंस आएगा। सिंपल बात है, जो साइड ज्यादा वो बैलेंस। तो ये लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे लिख लो ना, ऐसा क्या करते हो? ये ऊपर के रूल लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला लिखो फटाफट। कल ये सभी बातें दिमाग में होनी चाहिए। जो वर्चुअल में देख रहे हैं वो ये वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग जो हो, ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी आप लोग तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ वो देख लो। वर्चुअल वाले स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो और इतना लिख लो, जहाँ पे जो आइटम लिखना है वो रिकॉर्डिंग स्टॉप करके लिख देना। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो सामने है वो लिखो। बाकी का हम कल के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है।